कुछ बीजेपी या कांग्रेस कोई भी पार्टियां हो, मैं किसी पार्टी को नहीं, ये जहाँ इधर उधर जीते सरकार बनाने में जिसको बहुमत के लिए राज्यपाल बुलाएगा वहाँ पे क्या करते हैं कि मेरे पास बहुमत थोड़ा कम हो रही है, चलो एमएलए 2-4 भाई ले लो, अरे मंत्री पद दे देंगे और 50 करोड़ देंगे, जीवन भर नहीं कमाएगा, पुलिस पोस्ट नहीं कमाएगा, तुरंत बदला। 82,000 पद खाली हैं स्कूलों में, 82,000 पद, और शिक्षक की भर्ती कितनी निकली है? मात्र 8100। मैं खुद बीएड हूँ, सीटेट क्लियर हूँ, बट आई हैव नथिंग टू डू। इको ग्रीन पार्क बन चुका है रीवा में, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बन गया है, मुकुंदपुर बन चुका है। आज दुनिया भर के लोग सफ़ेद शेर देखने रीवा आते हैं। जब हमारे जेब में कोई एक पैसा है नहीं तो हम मल्टीप्लेक्स करेंगे क्या? भाई हमें रोजगार तो दो आप। अस्पताल बहुत बढ़िया है, लेकिन डॉक्टर हैं कि नहीं, डॉक्टर मिल पा रहे हैं? नॉन प्रैक्टिस अलाउंस मिलता है, तो आखिर वो डॉक्टर प्रैक्टिस क्यों करता है? क्योंकि वो रिजर्वेशन कोटा में आता है, उसका एग्ज़ाम क्लियर हो रहा है, मेरा नहीं हो रहा है, तो हमें बुरा लगता है। मैं रिजर्वेशन देने का सबसे पहला मुद्दा यही था कि जो कतार में सबसे पिछले वर्ग में खड़ा हुआ आदमी है उसको भी उतना ही अधिकार मिले जो सामने खड़ा है। आप गौ सेवा करना चाहते हो तो फिर गौवंश सड़कों पे क्यों है? गरीब का बच्चा अनपढ़ बना रहे, सरकार ये चाहती है। रीवा के 8 विधानसभा में 8 को 8 जीत के आए थे, इस बार देख लीजिएगा। मैं बोल रहा हूँ, मेरी युवा बोल रही, मेरी गरीबी बोल रही है, मेरा आत्मा बोलेगी। पढ़ता हूँ, पढ़ाता हूँ, चिल्लाता हूँ, और इसके बाद ये लोग क्या करते रहते हैं, सीट बेच देते हैं। इस वक्त हम विंध्याचल की राजधानी रीवा में हैं। रीवा कई वजहों से मशहूर है, लेकिन अभी रीवा की चर्चा इसलिए है कि 2 महीने पहले यहाँ से जो विधायक हैं राजेंद्र शुक्ला, उनको जनसंपर्क मंत्री बनाया गया, 2 विभाग दिए गए, और ये कहा जा रहा है कि ये जो सीधी वाला कांड हुआ था उसको मैनेज करने के लिए ऐसा किया गया है। मतलब ये फैसला जो अभी की भाजपा सरकार है उसने लिया है। रीवा में कुल 8 सीटें आती हैं, विंध्य में कुल 30 सीटें आती हैं। पिछली बार 24 सीटें भाजपा के खाते में गई थी, बाकी 2 अन्य के खाते में गई थी, और जितनी बची वो सीटें कांग्रेस के खाते में गई थी। इस बार रीवा का क्या हाल है, रीवा के लोगों की क्या समस्याएं हैं, ये सुनने समझने के लिए हम यहाँ का जो विवेकानंद पार्क है, मेरे पीछे आपको विवेकानंद की मूर्ति दिख रही होगी, हम वहाँ पर इकट्ठा हुए। लोगों को बता दिया था कि शाम 6 बजे हम यहाँ आएंगे। तो कुछ ऐसे लोग हैं जो लल्लन टॉप देखते हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो अपनी समस्याएं बताना चाहते हैं, वो सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं। एक एक करके इनकी बात सुनते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि इनके मुद्दे क्या है। थोड़ा सा पॉलिटिकल सिनेरियो इस सीट का बता दूं। बीजेपी की तरफ से राजेंद्र शुक्ला जो सिटिंग एमएलए हैं, उन्हें ही दोबारा टिकट दिया गया, वो चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से जो उन्हीं के ही दोस्त रहे हैं कॉलेज के दिनों में, राजेंद्र शर्मा, वो चुनावी मैदान में जो कड़ी टक्कर बताई जा रही है वो इन्हीं दोनों के बीच में बताई जा रही है। किससे शुरुआत करें, बताइए कौन पहले बात करेगा? आप ही। यस, बताइए क्या नाम है आपका? अरुणेंद्र सिंह परिहार। क्या करते हैं हमने? मैम हम लोग बेरोजगार शिक्षक हैं, बेरोजगार संघ से बिलोंग करते हैं। हम लोग वर्ग 1 का एग्ज़ाम दिए हुए हैं। अच्छा। सबसे बड़ी समस्या तो सबसे पहले तो देखिए धनतेरस की सबको शुभकामनाएं। और हम लोग एग्ज़ाम दिए थे 2018 में, एक एग्ज़ाम हुआ था, सिर्फ एक ही एग्ज़ाम हुआ था, उसमें लगभग 26,000 पोस्ट निकली थी, ठीक है। और 2023 में वर्ग 1 का प्री और मेंस हुआ है, और उसमें पद हैं 8100। 8100 पद में से 60% क्या हैं, बैकलॉग पद हैं, और रेस्ट ऑफ दी जो सीटें बचती हैं 40%, उसमें है 16 सब्जेक्ट। तो पर स्टूडेंट पर सब्जेक्ट 6 और 7 सीट्स आ रही हैं, और ओपन सीट रहती हैं, ओपन एग्ज़ाम होता है, तो अदर स्टेट की भी फ़ाइट करते हैं। तो सारे लोग क्या करेंगे, अनरिजर्व में फ़ाइट करेंगे। तो हम लोगों की डिमांड ये है कि पद वृद्धि की जाए, 2023 में जो फ्रेश पद में वृद्धि की जाए, और 2 एग्ज़ाम प्री मेंस हुआ है। तो 8100 में हम लोगों का ये मांग है कि 8100 की पद वृद्धि कर दी जाए, तो जिससे कि क्या होगा कि सभी को बराबर सीटें आ जाएंगी, और यही न्याय संगत होगा। ठीक है। क्या नाम है आपका? मनीष दुबे। क्या करते हैं मनीष आप? पढ़ाई करता हूँ फिलहाल। किस चीज़ की पढ़ाई करते हैं? ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया, फिलहाल प्रिपरेशन कर रहा हूँ मैं। ग्रेजुएशन कहाँ से किया है आपने? यही TRS कॉलेज से। रीवा से? रीवा से किया मैंने। तो आप रीवा के ही रहने वाले भी हैं? जी, रीवा का ही रहने वाले। बताइए क्या समस्याएं हैं रीवा की? समस्या ये है कि रीवा से तो पर्टिकुलर इतनी ज़्यादा समस्याएँ नहीं हैं, पर प्रदेश सरकार से बहुत सारी समस्याएँ हैं। हम उस पंचवर्षीय योजना के लाभार्थी हैं जो अभी वो पंचवर्षीय योजना निकली है पिछले कुछ दिनों में, जिसको 1 साल पहले से गाया जाने लगा था कि लगभग 1 लाख पद आएंगे, और लॉलीपॉप देने का उन्होंने काम भी किया। 1 लाख पद बोले, और उससे बड़ी झूठ की बात यह है कि उन्होंने कहा कि 1 लाख पद कंप्लीट कर दिए गए हैं,
जबकि सच्चाई ये है कि 30,000 पद भी इन्होंने अभी तक कंप्लीट नहीं कर पाए हैं। इसके बाद आपने पटवारी घोटाला भी देखा हुआ है। कई सारे एग्ज़ाम हम लोग दे के बैठे हैं, एक आस लगाई हुई है कि अच्छे नंबर भी हैं वहाँ पे, और अभी तक कोई परिणाम नहीं आए हैं। लगभग मई पे हमने एग्ज़ाम दिया था, वन रक्षक का एग्ज़ाम दिया हुआ है। अभी कांस्टेबल का एग्ज़ाम हुआ है ये सितंबर में जाके, अगस्त सितंबर में। इन सब के परिणाम बाकी हैं। ये इस पर कोई काम कर नहीं रहे हैं, युवाओं पे बिल्कुल भी ध्यान दिया नहीं जा रहा है। और पिछली 5 साल में तो बिल्कुल भी नहीं दिए। 2018 में अंतिम बार 2017 में एक वैकेंसी आई थी। दरअसल मैं उसी चीज़ की तैयारी कर रहा था, मध्य प्रदेश सब इंस्पेक्टर की। सर्वाधिक रूप से अगर पंचवर्षीय योजना गई है तो पंचवर्षीय योजना से भी आगे वो निकल गई। वो 6 वर्ष हो गए लगभग, अभी तक कोई नहीं, ना उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है ना कुछ, बस अखबार में छपती है कि बस आ रही है। ये आपकी समस्या है, जो आपकी शिकायतें हैं वो शिवराज सरकार से ज़्यादा हैं। आपका क्या नाम है? उत्कर्ष तिवारी। उत्कर्ष, क्या करते हैं आप? मैं अभी जर्नलिज्म कर रहा हूँ। कहाँ से? भोपाल माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय। आप रीवा के रहने वाले हैं? जी, मैं रीवा का रहने वाला हूँ। इसलिए अभी छुट्टी लगी है तो वापस आए? हाँ, अभी चुनाव का माहौल भी लेना था, इसलिए चुनाव का सीज़न है तो इस टाइम देखने आए हैं या किसी को सपोर्ट करने? नहीं, देखने आए हैं। पूरे 8 सीटों का जायजा ले रहे हैं। क्या जायजा लिया है, बताइए जरा। लोकतंत्र का उत्सव, इसमें हम सबको भागीदारी। जायजा मैंने ये लिया है कि अभी अगर हम 1-2 महीने पहले बात करें तो बिंद और चंबल के बूथे पर कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में बन रही थी। लेकिन पिछले 1 महीने में जो घटनाक्रम हुए हैं, जो मतलब ये कहें कि बिंद के नेता सीओ श्रीनिवास तिवारी, उनके परिवार को कांग्रेस पार्टी ने जिस तरीके से अनदेखा किया और सिद्धार्थ तिवारी का टिकट काटा, और टिकट ऐसे नहीं काटा, षड्यंत्र की वजह से काटा, उनको खत्म करने की वजह से काटा। सोचा हम उनका टिकट काट देंगे तो ये वो हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, कुछ चंद लोगों ने, 1-2 लोगों ने। लेकिन उनको जब वो भारतीय जनता पार्टी में चले गए तो हम रीवा की 8 विधानसभा में बात करें तो अगर हम नहीं कहते तो 10 से 12 हज़ार वोट श्रीनिवास तिवारी की प्योर पुख्ता वोट हैं, जो वोट उनको मिलेंगे ही, चाहे वो किसी भी दल से लड़ें या बिना दल के लड़ें। तो वो वोट सीधे भाजपा में शिफ्ट हो गए। इसलिए भाजपा की स्थिति आज बहुत अच्छी हो गई बिंद में, और सारे नेता बिंद के जो भी बड़े नेता हैं वो डिमांड कर रहे हैं सिद्धार्थ तिवारी राज हमारी सीट में आकर प्रचार करें। जी, काम क्या किया है भाजपा ने, ये भी कुछ एनालिसिस किया या ऑन ग्राउंड क्या काम हुआ है? नहीं, भाजपा ने काम किया है, ऐसा नहीं कि काम नहीं किया है। बेरोजगारी, बिल्कुल भाई ने बताया कि बेरोजगारी समस्या है, पटवारी भर्ती घोटाला हुआ वो भी समस्या है। लेकिन अगर पटवारी भर्ती घोटाला हुआ और उसकी जांच ना हो, उस पर लोगों को नियुक्ति दे दी जाए तो ये समस्या है ना। उसकी जांच हो रही है, सरकार उस पर काम कर रही है। अगर किसने उस पर घोटाला किया है तो उसके ऊपर कार्रवाई करने के लिए सरकार निष्पक्ष तरीके से जांच कर रही है, निष्पक्ष तरीके से। 5 महीने में ये रिपोर्ट नहीं दे पाए हैं अभी तक। अभी अक्टूबर में बोला गया था, अभी बोले थे। 1 मिनट में विस्तृत जवाब दे देता हूँ। भैया ने जो बोला उन सारी अगस्त को रिपोर्ट आने मैं वाली अभिषेक थी। गौतम, मैं तैयारी कर रहा हूँ, है ना, तैयारी कर रहा हूँ, साथ में पिछले 5 साल से लगातार युवाओं के लिए खड़ा भी हूँ, है ना। नेशनल एजुकेटेड यूथ यूनियन हमारा एक यूनियन है। आपके ही चैनल ने काफ़ी बार हमारे प्रोटेस्ट कवर किए हैं। तो मैं आपको बता दूँ कि पहली बात तो बेरोजगारी का मुद्दा, जो कि मध्य प्रदेश में इस समय सबसे बड़ा मुद्दा बना है। किसी भी सर्वे को उठाकर आप देखिए 25 से 30% जनता यही कह रही है बेरोजगारी एक मुद्दा है। बेरोजगारी मुद्दा है, इसके लिए आप सदन पे यशोधरा राजे सिंधिया जी ने स्वयं एक बयान दिया है कि 45 लाख रजिस्टर्ड बेरोजगारों में सिर्फ 27 लोगों को रोजगार मिला है। तो आप उनके, है ना, यशोधरा राजे ने ही रखा था, बिहाफ में रखा था। उस दिन मंत्री मौजूद नहीं थे पटल पर, उनके बिहाफ में उन्होंने ये जवाब रखा था। उसके अलावा भैया कहना है जांच चल रही है। मैं आपको भी बता रहा हूँ क्या हुआ। पटवारी का स्कैम हुआ, सारी चीज़ें हुई, हम लोगों ने प्रोटेस्ट करे तो जांच बिठाई गई। 2 प्रोटेस्ट हुए, एक सेलेक्टेड कैंडिडेट के द्वारा किए जा रहे हैं, दूसरा अपोज किए जा रहे हैं जो सेलेक्ट नहीं हुए हैं। इन्होंने बोला कमेटी की डेडलाइन 31 अगस्त दी गई थी, जो कि अभी तक उसका कुछ भी अता पता नहीं है, रिपोर्ट नहीं आ पाई है। सरकार इस पे कुछ भी कहने से बच रही है। कई बार बोला जा चुका है, माननीय गृह मंत्री से सिलेक्टेड कैंडिडेट 4 बार मिल चुके हैं। उनका आश्वासन है कि आपको भर्ती दी जाएगी, आपको नियुक्ति दी जाएगी, आपका डीबी कराया जाएगा। अब तक कोई प्रोसेस नहीं हो पाई। और दूसरी बात मैडम, पॉलिटिकल गए सर, तो मैं बता दूं कि किसी के बाप दादा की जागीर नहीं है कि दादा या बाप अगर किसी का राजनेता रहा है तो वो व्यक्ति भी हो। आप उनके भाषण उठा के देख लीजिए, वो व्यक्ति मेरे बाबा और मेरे पिताजी के अलावा तीसरी लाइन उस व्यक्ति को बोलने के लिए 40 सेकंड का पॉज लेना पड़ता है। वो व्यक्ति किस बात का जननेता हो जाएगा? और दूसरी बाप और दादा की जागीर कोई भी पार्टी या कोई भी वो नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति मेहनत कर रहा है, पिछले 4 सालों चुनाव हारने के बाद लगातार क्षेत्र में सक्रिय है, उसको अगर तवज्जो नहीं दे रही है तो कहीं ना कहीं अपने पैर में कुल्हाड़ी मारने का काम कर रहा है। 1 मिनट मैं पॉलिटिकली इनका बता दूं कि उस व्यक्ति को सिरमौर, गुड़
और उसके अलावा त्योथर विधानसभा में जिस व्यक्ति को चुनने में 5 साल लग गए कि हमें किस विधानसभा से लड़ना है, वो क्या जानकारी करेगा? और है ना। और दूसरी चीज मैम, इन चीजों से हटा, मेरा मुद्दा बेरोजगारी है, मेरा मुद्दा चुनाव में सिर्फ बेरोजगारी है ना। मैम पॉलिटिकली इन चीजों से करना ही नहीं है, सीधी सी चीज है, बेरोजगारी हमारा मुद्दा है। मैम मैं पीएससी की बात बता रहा हूँ, 5 साल से पीएससी की एक भी नियुक्ति नहीं हुई है। 2019 मेंस नहीं हुआ कुछ मैम, अभी इंटरव्यू पूरे नहीं हुए। कोर्ट ये नहीं क्लियर, कोर्ट तो कहता है कि आधे लोगों को देना है, नहीं देना है। अभी तक 2019 में भर्ती ऐसी अटकी हुई है कि किसका इंटरव्यू लेना है, आयोग ये डिसाइड नहीं कर पा रहा है। दूसरी चीज 2020 का भी मैम अभी 87% का रिजल्ट आ गया, 13% अटके हुए वो नहीं आए। 2021 का मेंस हुआ है, उसका रिजल्ट बच्चे इंतजार कर रहे हैं, आयोग में 2 बार प्रोटेस्ट हो चुका है, वो नहीं आया। लगातार ऐसी अनियमितता बनी हुई है सारे एग्जाम्स में, ठीक है मैम। और 27% अगर कोर्ट डिसीजन नहीं दे पा रहा है तो इसमें सरकार की क्या गलती है? 27% रिलेशन जो असंवैधानिक था, जवाब दे देते कांग्रेस। इन्होंने कहा ना कि वो कोर्ट लेट कर रही है। मैम जितनी बार कोर्ट को बुलाया गया है, कोर्ट ने बोला है सरकार को पक्ष रखने के लिए, सरकार हर बार बैकफुट पे गई है। कभी भी 27% आरक्षण के लिए जो डेटा रखना चाहिए कोर्ट में नहीं रखा। मेरा ही एक मित्र है आकाश पाठक, वो लगातार इसमें लगा हुआ है और कई बार वो कई याचिकाएं दायर कर चुका है और यहाँ से SLP जा चुकी है सुप्रीम कोर्ट में और मुद्दा वहाँ पे लंबित है अभी भी। क्या नाम है आपका? अभय मिश्रा लिखता हूँ मैं नाम, अभय लिखता हूँ और मिश्रा मैं सरनेम लिखता हूँ। देखिए जहाँ तक बात है, इन्होंने कही श्रीनिवास तिवारी जी की, एक हमारा नारा चलता था दादा नहीं दे हुआ है, पर उसके बाद जब वो हारे तो उसके बाद उनके समर्थकों ने नारा लगाया कि वोट न देवे तब हुआ है। देखिए यहाँ पे बात जब तक आप ब्राह्मणों की बात करते हैं, मैं इलेक्शन कैंपेनर हूँ और इलेक्शन कैंपेनिंग करता हूँ। मैं मध्य प्रदेश के बहुत सारे इलाकों में घुमा हूँ, छत्तीसगढ़ में मैंने कवर किया है और राजस्थान में मैंने कवर किया है। आप बिंद में आके अगर ब्राह्मणों की बात करके चुनाव जीतना चाहते हैं तो ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं बहुत बड़ा आपको एक हार्श रियलिटी बताने जा रहा हूँ। यहाँ पे कितने लोग ब्राह्मण होंगे? सभी होंगे नहीं, अधिकतर होंगे 90%। क्योंकि एक ये भी कहा सकता है कि बहुत ही पिछड़ा इलाका, ब्राह्मणों को छोड़ दें तो ये ST SC के लिए यहाँ कोल समाज की जनजाति, कोल जनजाति यहाँ बहुत आयत में है। उसके अलावा गोंड, बैगा ये भी जनजातियाँ हैं, तो इनको उतने अवसर नहीं मिल पा रहे हैं जितने हम ब्राह्मणों को मिलते हैं। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी रियलिटी हुई। हम घरों से बाहर निकले, फिर आप एक रियलिटी देखिए, आज सबसे बड़ी जो ब्राह्मणों में है, ब्राह्मणों में नहीं, आप सामान्य में कह लीजिए कि हमारे यहाँ अगर 7 लोगों का परिवार है तो उनमें से 3 से 4 लोग बाहर रहते हैं, या भोपाल चले जाएंगे, इंदौर चले जाएंगे। उसमें भी एक सबसे बड़ी बात हुई, आप वल्लभ भवन चले जाइए, मैं मध्य प्रदेश की राजधानी की बात कर रहा हूँ, वल्लभ भवन या फिर कह लीजिए विधानसभा भवन या फिर सप्रा भवन कह लीजिए, वहाँ 60 से 70% लोग रीवा मध्य प्रदेश सीधी सरोड़ी के भरे हुए हैं। ये कब हुआ? ये अर्जुन सिंह जी और श्रीनिवास तिवारी जी के ज़माने में हुआ। एक लाइन चलती थी कि सभी नियमों को शिथिल करते हुए आपको नियुक्ति दी जाती है, तो वो चीज़ भी कहीं ना कहीं गलत थी। कोर्ट में भी ये चीज़ें हुई, जिसके बाद फिर बहुत लंबे तक मामला चला। जिसके बाद पंडित श्रीनिवास तिवारी जी की मृत्यु के बाद वो मामला रद्द हो गया। ठीक है, उसके बाद मैं आता हूँ इन्होंने वोट देने की बात की। 3 से 7 लोग, अगर 7 लोग हैं तो 3 से 4 लोग इस परिवार पूरे ब्राह्मणों में और सामान्य क्लास में वो घरों से बाहर रहते हैं। वोट परसेंटेज जब गिनती आती है तो यहाँ ब्राह्मण अगर 60% किसी एक मिनट मैं मर गए हैं तो फिर भी एक मिनट मेरी बाबा, ठीक है। यहाँ क्यों जाति पे बात हो रही है, मुझे तो अभी यही नहीं समझ में आ रहा। या इतना आप लोग इतना पढ़ लिख लेने के बाद भी अभी भी ये जातिगत समीकरण पर चीजें समझते हैं, क्या बात? मैम क्या है, शिवराज सिंह सरकार जब से हम 2021 से हमारा ग्रेजुएशन है इस साल फाइनल ईयर में, 2021 से हमारी स्कॉलरशिप अटकी है। सरकार अप्लाई करते हैं, धरना देते हैं, कुछ नहीं होता है और यहाँ से उसमें CM हेल्पलाइन में लगाते हैं, बोलते हैं APS से हैं तो फ़ोन कट जाता है। तो हमारा स्कॉलरशिप का हमसे निवेदन है कि हमारा उसका मुद्दा सॉल्व किया जाए। नो मैम, PSC ओम सिंह, मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूँ भोपाल से जी। रहने वाला मैं रीवा का हूँ। बताइए क्या समस्याएं लगती है आपको रीवा में? जैसे मैं भैया लोग की बात सुन रहा था, जो इनका बेरोज़गारी का है और जो घोटाले हो रहे हैं, उस विषय में मुझे कम जानकारी है। बट मैं इतना बताना चाहता हूँ कि जो रीवा की स्थिति थी पिछले 5 साल में और जो आज है, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। पहले सुन ही लीजिए 2 मिनट, सुन 2 किलोमीटर 6 साल पहले रीवा एक 3-4 किलोमीटर में एक गांव जैसा शहर था। आज की डेट में 3 फ्लाईओवर हैं और इको ग्रीन पार्क बन चुका है रीवा में, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बन गया है।
मुकुंदपुर बन चुका है। आज दुनिया भर के लोग सफ़ेद शेर देखने रीवा आते हैं। और राजेंद्र, और मैं आपको लिख के देता हूँ, आप जितनी बात करिए, 3 दिसंबर को, मध्य प्रदेश की मैं बात नहीं करूँगा, लेकिन 3 दिसंबर को रीवा में राजेंद्र शुक्ला जी पुनः विधायक बनने वाले हैं। और आप मेरी बात में लिख के ले लीजिए आप। लेकिन यहाँ पर जो अभी रीवा का विकास की भैया बात कर रहे हैं कि यहाँ पर फ्लाईओवर बन गए हैं। राजेंद्र शुक्ला जी उद्योग मंत्री थे, सभी जानते हैं, लेकिन उन्होंने एक उद्योग यहाँ नहीं लगाया। गुड़ विधानसभा क्षेत्र में पावर प्लांट लगा हुआ है, लेकिन वहाँ लोकल को किसी को नौकरी नहीं मिली। मुझे नहीं चाहिए, लेकिन जो मेरे दोस्त लोग, मेरे भाई हैं, जो बीजेपी के खास लोग हैं राजेंद्र शुक्ला के, उनको मिली होगी। ऐसा बहुत सारे ये बोलते हैं कि रीवा के जो लड़के हैं उनके अंदर क्वालिटी नहीं है। आप ये बताइए, रीवा के लोग IAS बनते हैं, बाहर गूगल में नौकरी कर रहे हैं, अमेजोन में कर रहे हैं, तो क्या इनके पास क्वालिटी नहीं है? लेकिन गुड़ विधानसभा में जो पावर प्लांट लगा है, वहाँ किसी भी लोकल को ना तो रोजगार मिला, जबकि नियम यह है कि अगर कहीं पर पावर प्लांट लगता है तो 70% जो रोजगार है लोकल को मिलना चाहिए। लेकिन बीजेपी द्वारा ऐसा नहीं किया गया। वो सारे रोजगार अपने खास पार्टी के जो नेता, जो आसपास के पहचान वाले हो, तो उनको दे रहे हैं। तो ऐसे में कैसे विकास होगा भाई? फ्लाईओवर बनाने जो हमारे जेब में पैसे नहीं, तो फ्लाईओवर क्या करेंगे? यहाँ समदड़िया बन रहा है, मॉल बन रहा है, आप जाइए। जब हमारे जेब में कोई एक पैसा है नहीं, तो हम मल्टीप्लेक्स करेंगे क्या? भाई हमें रोजगार तो दो आप। बात तो ये है। अभी आपने बोल ली थी ना एक बार बात, अब आपके पास अगली बार आएगी। मेरा नाम सत्यम द्विवेदी है। मैं कंपटीशन की तैयारी करता हूँ। कौन से कंपटीशन? मतलब वर्ल्ड एग्ज़ाम की। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की रीतियाँ और नीतियाँ स्पष्ट हैं। मोदी जी के नेतृत्व में भारत और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश और राजेंद्र शुक्ला जी के नेतृत्व में विकास के नए आयामों को रीवा छू रहा है। देखिए, यहाँ बात चल रही, सबसे ज़्यादा मुद्दा, चुनावी मुद्दा है बेरोजगारी। देश में 5 करोड़ युवा हैं। हर युवा चाहते कि हमको सरकारी नौकरी जो मिले, तो इतनी गवर्नमेंट सरकारी नौकरियाँ कहाँ से उपलब्ध करा पाए? जहाँ उपलब्ध है, वैकेंसी है, वो भी तो नहीं भरी जा रही है। हर देखिए मैम, जिस घोटाले हो रहे हैं, आपकी सरकार एग्जाम ढंग से नहीं कंडक्ट करवा पा रही है। चलिए, आप हर किसी को रोजगार, एक मिनट देखिए, बात चलिए, आपने कहा घोटाले होते हैं। ऐसी कौन सी गवर्नमेंट है जिसमें घोटाले नहीं हुए? हर गवर्नमेंट में घोटाले होते हैं। 1-2 घोटाले हो गए तो कोई इसमें कोई नहीं, सरकार जांच करा रही है। अब किसी भी जांच को होने में टाइम लगता है। ऐसा नहीं कि आज बोला कल रिपोर्ट आ गई। हर चीज़ की तह तक जाना होता है। ऐसी कोई सरकार, अब किसी 31 अगस्त डेडलाइन थी उस रिपोर्ट की, पटवारी रिपोर्ट की, हो गया होगा कुछ फैक्टर, उसमें हो रही है जाँच। और बात कही कि 5-6 साल नौकरियां ना दे पाना, वैकेंसी निकालने के बाद, ये विफलता में गिना जाता है। इसको बस हो रहा है नहीं कहा जा सकता। बताइए। मैम, मैं विजय पटेल। मैम, बेरोज़गारी से मुद्दा है। मैम, मध्य प्रदेश में बेरोज़गारी चरम सीमा पर है। यहाँ रोज़गार वैकेंसी आती हैं 5 साल बाद, बहुत, जी बिल्कुल, बहुत कम पद आते हैं और उनमें भी घोटाला हो जाता है। ज्वाइनिंग PSC 2019 से अभी तक लटकी हुई है। पटवारी हुआ, पटवारी लटक गया। मतलब 5 साल में पूरे सिर्फ एक शिक्षक भर्ती थी जिसमें ज्वाइनिंग हुई, और कुछ लोगों की हुई केवल। उनमें भी अभी OBC का मुद्दा पड़ा हुआ है। 882 कैंडिडेट होल्ड में हैं। मतलब इतने दिनों बाद वैकेंसी आती है, नाम मात्र की आती है, उसमें घोटाले हो जाते हैं। हम सब बेरोज़गार हो गए हैं मैम। हम ओवर एज होने वाले हैं, कुछ दिन बाद ओवर एज हो जाएंगे और एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे फिर। तो मैं फिर कहना चाहता हूँ सरकार से इतना कि जो भी सरकार है वो बेरोज़गारों का देखे, वैकेंसियाँ निकाले। जो भी वैकेंसीज आती हैं टाइम पर आएँ, टाइम पर वैकेंसी हो, एग्ज़ाम हो, रिज़ल्ट हो और ज्वाइनिंग मिले सबको। धन्यवाद। बेरोजगारी एक मुद्दा है जो यहाँ पर कॉमनली ये लोग बता रहे हैं। क्या नाम है आपका? आलोक तिवारी। क्या करते हैं आलोक? मैं लॉ स्टूडेंट हूँ और मैं PSC की भी प्रिपरेशन करता था। मैंने मेंस भी दिया 2020 में। लेकिन PSC जो है वो जब से मतलब कमलनाथ जी गवर्नमेंट आई, उन्होंने मतलब वादा किया था, तो 27% उन्होंने रिजर्वेशन बढ़ा दिया। अब देखिए, ये चीज़ सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन था कि 50% लिमिट क्रॉस नहीं कर सकता, और वो 27% उन्होंने कर दिया। उसके बाद लोग कोर्ट गए और सीधी चीज़ है वो वहाँ से रुक गई। और फिर उसके बाद सरकार आ गई, बीजेपी गवर्नमेंट आ गई। लेकिन बीजेपी गवर्नमेंट भी अपने सर नहीं लेना चाह रही, क्योंकि OBC की जनसंख्या ज़्यादा है। कोई भी गवर्नमेंट हो, वो अपने उसमें नहीं लेना चाह रही, उनके लिए पॉलिटिकल है। लेकिन वो जो है तो वो अभ्यर्थियों के सर पे वो बोझ आ गया है। अब उसके कारण क्या है कि PSC को 87 और 13 का फार्मूला लाना पड़ा, और उस 87 और 13 का वो फार्मूला वो असल में खुद असंवैधानिक है। और मतलब उस फार्मूला के कारण आप देख लीजिए कि 2019 के बाद से मतलब अभी तक आप मानिए कि एक भी PSC की मतलब भर्तियां नहीं हुई, मतलब कुछ नहीं हुआ। तो मतलब आप ये मानिए कि जो मतलब इन्होंने मतलब ऐसा घटनाक्रम हुआ कि उसके कारण PSC और हम लोग सारी चीज़ें अटक गए, सारी चीज़ें। तो मतलब आप ये मानिए कि पॉलिटिकल और इस रिजर्वेशन के चक्कर में आज का जो यूथ है, हर वर्ग का, OBC के हमारे भाई हैं, वो भी इसको झेल रहे हैं, क्योंकि उनके लिए भी ऐसा, तो सब के लिए मतलब ये समस्या हो गई है। PSC हो, पटवारी हो, सारे घोटाले की बात हो। क्या नाम है आपका? शेषमणि शुक्ला। क्या करते हैं सर आप? हम सोशल एक्टिविस्ट हैं।
सोशल एक्टिविस्ट हैं, क्या एक्टिविज्म करते हैं आप? थोड़ा सा उदाहरण सहित तो पानी पर्यावरण के मुद्दे में काम करते हैं। क्या काम किया है आपने रीवा में? रीवा में तो नहीं किया है, सतना के रामनगर अमरपाटन के क्षेत्र में वृक्षारोपण काम किया है। बांस बसामन मावा पुरस्कार मिला था हमारे समिति को। अभी आपका रीवा कैसे आना हुआ? रीवा रहते हैं, रीवा के ही हैं हम। अच्छा, काम आपने सतना में किया? हाँ, सतना में किया। बताइए रीवा के आपके क्या मुद्दे हैं जब आप यहाँ के रहवासी हैं? रीवा में निश्चित रूप से अभी तत्कालिक चुनाव हो रहा है। वो चुनाव हो रहा है तो तमाम जो पार्टियां हैं इनके मुद्दे, सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार और स्वास्थ्य और शिक्षा। एक तो अच्छा स्वास्थ्य हो, अस्पताल अच्छी हो, डॉक्टर अच्छे हों, वो सबसे बड़ी दिक्कत स्वास्थ्य पे है। बहुत सारा हमारा हॉस्पिटल नहीं है, अच्छे डॉक्टर नहीं है। हॉस्पिटल तो सुपर स्पेशलिटी भी बन गया, सुपर स्पेशलिटी का छत भी कई बार फॉल सीलिंग लगी हो गिर गया। तो सवाल ये है कि आखिर कौन बनाया और उसके ऊपर क्या कार्रवाई हो पाई कि नहीं हो पाई, आखिर क्यों? अस्पताल बहुत बढ़िया है लेकिन डॉक्टर हैं कि नहीं, डॉक्टर मिल पा रहे हैं, नॉन प्रैक्टिस अलाउंस मिलता है, तो आखिर वो डॉक्टर प्रैक्टिस क्यों करता है? उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है, ये बड़ा विषय है हेल्थ का, तमाम लोग परेशान रहते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में स्कूलें, जो सरकारी स्कूलें हैं, प्राइवेट स्कूलें हैं, प्राइवेट स्कूलों में आम गरीब आदमी का लड़का नहीं पढ़ पाता, क्योंकि वहाँ जब हम देखते हैं तो किताबें जो उनका तय है कि फला दुकान से ही मिलनी है, ड्रेस दुकान से मिल रहा है। हम लोग पढ़ते थे तो एक दूसरे किताबें ले लेते थे कि पश्चिमी पास हुआ है कौन सा लड़का, तो हम चौथी से पश्चिमी गए तो अपन कर लेंगे। वहाँ एक किताब किसी से नहीं मिल पाए। तो शिक्षा के क्षेत्र में सरकार को एक प्रयास करना चाहिए कि जो हमारी सरकार की स्कूलें हैं वो अच्छी हों, वहाँ जो मास्टर हैं, वहाँ जो बच्चे हैं, उन बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल पाए। इस खिचड़ी से काम नहीं चलने वाला है कि खिचड़ी खिला देंगे तो बच्चे का पेट भर जाएगा। तो खिचड़ी पानी भी बीमार हो रहे हैं, छिपकली आ रहे हैं। आप अच्छी शिक्षा दे दो, शिक्षा स्वास्थ्य ठीक कर दो। युवा हैं हमारे यहाँ, युवाओं के लिए रोजगार का क्या है कि इतने सालों में आखिर कितने लोगों को रोजगार मिला, कहाँ मिला, कौन सी फैक्ट्री आई, कौन सा रोजगार, ये जो मुद्दे हैं, इस मुद्दे पे चुनाव होना चाहिए, इस मुद्दे पे वोट करना चाहिए। और ख़ासकर युवा वर्ग को जो पहली बार वोट कर रहा है, उसका मुद्दा ये नहीं है कि बहुत अच्छी रोड बन गई, हमारे पेट में भोजन नहीं है, हम गिर जाएंगे। ठीक है, तो हमको क्या चाहिए? कार होगी तो अच्छी रोड चाहिए हमको, कार नहीं है तो हमको क्या चाहिए कि रोजगार मिल जाए, सब ठीक हो जाएगा। अच्छी शिक्षा, हाँ, अच्छी शिक्षा मिल जाए, अच्छा स्वास्थ्य हो के लिए डॉक्टर मिल जाए, ये बड़ा अहम मुद्दा है। मेरा नाम अतुल पाठक है। क्या करते हैं अतुल आप? मैं फिजिकल एजुकेशन का स्टूडेंट हूँ। खेल शिक्षक वैकेंसी की इंतज़ार कर रहा हूँ, जो लगभग 20 साल से मध्य प्रदेश में नहीं आई है। खेल की बातें तो होती है कि खेल को बढ़ावा देना है, लेकिन जितनी भी गवर्नमेंट स्कूलें हैं, लगभग 95 स्कूलों में ऐसा है कि कोई भी खेल शिक्षक नहीं है। मैथ टीचर को बताते हैं, उनको फुटबॉल सिखाने के लिए भेजते हैं, मतलब खेल शिक्षक को रखते ही नहीं है। क्राइटेरिया बना के रखे हैं कि 400 बच्चे जिस स्कूल में होंगे वहाँ एक खेल शिक्षक होगा। अब बताइए यदि 350 बच्चे हैं उस स्कूल में, उनको खेलने का अधिकार नहीं है। तो 20 साल से जो वैकेंसी नहीं आ रही है खेल शिक्षकों की, जो बीपीएड करके बैठे हुए हैं, उनके लिए थोड़ा सा सोचना चाहिए सरकार को। यदि खेल को बढ़ावा देना चाह रही तो कम से कम एक खेल शिक्षक तो हर स्कूल में होना चाहिए। मेरा नाम शारदा विश्वकर्मा है सर। मैं प्रॉपर गांव का रहने वाला हूं और यहाँ मेरे पिताजी कैसी स्थितियां मतलब करके कैसे मजदूरियां कर करके मेरे को यहाँ यहाँ लाए, कॉलेज में एडमिशन दे दिए। मॉडल साइंस कॉलेज के मैं विद्यार्थी हूँ। उसके बाद विद्यार्थी के बाद हर एक विद्यार्थी का सपना होता है कि मैं सरकारी नौकरी, मैं पीएससी जानता भी नहीं था। इसके बाद साथियों का सहयोग हुआ और पीएससी जाना, और यहीं पे मैं सरकारी एक संस्था है रीवा में, वहाँ पे पीएससी की तैयारी करा। और इसके बाद अभी हुआ कि अब ठीक ठाक स्थितियाँ हुई और 19 वाला एग्जाम दिया। आज मेरा एग्जाम अटका हुआ है। अब आप समझिए मैं क्या स्थिति में हूँ। इसके बाद मैंने शंभूनाथ, तुरंत आई शहडोल में शंभूनाथ यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे एक फॉर्म आया, अप्लाई किया, वहाँ पे LDC PGDC और हमें टाइपिंग किया था। वहाँ पे जैसे ही जाता हूँ, वहाँ पे ये हुआ कि आपके पेपर में मैथ्स के हैं तो मैथ आएगी, रीजनिंग आएगी, सामान्यतः GK आएगी, जो सामान्यतः होता है। मैंने वहाँ पेपर जैसे ही फॉर्म सिलेबस के आधार पर आदमी डाला जाता है, नीट का तो नहीं डाल देंगे हम, JEE मेंस का नहीं, PSC के करें, उसी अकॉर्डिंग जो सिमिलर मिलेगा उसमें डालेंगे। और सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने पेपर देने गया और वहाँ पेपर में कुछ और था, साइंस का, मैथ का विद्यार्थी साइंस का मतलब पेपर आ गया। इसके बाद ऑल ओवर रिजल्ट नहीं निकला, वहाँ पे तानाशाही पॉलिटिकल हो गया, वहाँ पे पूरी सीटें भर गई हैं।
पूरी सीटें भर चुकी हैं शंभूनाथ में, और मैं इसका प्रत्यक्ष प्रमाण दूंगा। और इसके बाद मेरा नाम रिजल्ट कुछ भी नहीं पता चला, और एक विद्यार्थी की नहीं, कई ऐसे विद्यार्थी को हुआ कि मैथ से डालने उनको साइंस का पेपर दिया जा सॉल्व कर। दूसरा मुद्दा आता है कि मैम जो कह रहे हैं लोग, जो अपना व्यक्ति दे रहे हैं कि सर पटवारी की जाँच हुई है, जाँच के बाद रिजल्ट आएगा। सर क्या है बताइए, बच्चा छोटा है, प्यासा है सुबह से, और आपको पता है कि सुबह से बच्चा प्यासा दूध का है, और शाम को उसको दूध माँ का मिलेगा तो क्या होगा, बच्चा जीवित रहेगा कि बचेगा? जो ज्ञान दे रहे कि मम्मी आ रही, तब तक के लिए पानी और अलग से कुछ दूध पिलाया जाएगा, गाय का दूध, भैंस का, माँ का नहीं मिल पाया तब तक, है ना, तब तक पिलाया जाएगा उसको जीवित रहने के लिए। पटवारी के एग्जाम के लिए है, फंसा के रहे, पूरा चुनावी मुद्दा। जब जब सरकारें आती हैं कोई ना कोई चुनावी मुद्दा ला देते हैं, बीजेपी हो या कांग्रेस हो। लेकिन ये 20 साल से बीजेपी यहाँ मत पसंद रह के अपना गढ़ मान ली है, बपौती मान ली है कि मैं नहीं, मेरा लड़का होगा, लड़का नहीं होगा तो नाती होगा। यहाँ से हार रहा, यहाँ से ताना खींची करो, वहाँ से टिकट दे दो, वहाँ से भी हो जाएगा। पूरा चल रहा है, बिल्कुल चल रहा है मैम। इसके बाद इसमें सबसे ज़्यादा मारा जा रहा है जो युवा वर्ग है। चलो जो संपन्न है, रीवा में रह के कुछ नहीं हुआ, उसके पास घर जमीन है। मेरे पास वर्तमान में मेरे गाँव जो कलवारी है, मेरा गाँव कटरा के बीच में है ना, कलवारी, वहाँ पर मेरे पास रहने के लिए ज़मीन नहीं है। मेरे बगल में एक लोहार रहते हैं, वहाँ पर मैं ज़मीन लेकर रहता हूँ। मेरे पापा जी मतलब उनको बब्बा जी उनके दिए थे ज़मीन, मेरे पास ज़मीन रहने के लिए नहीं है, बोने के लिए कुछ भी नहीं है, जीरो है। सब लोग पता लगा ले, जितने होता तहसील के अंदर कलवारी आता है। मैं यहाँ रूम लेके रह रहा हूँ आजाद नगर में, और कैसे अपनी पढ़ाई छोटे बच्चों को पढ़ा के। आपका नाम सुना मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, आप लोगों का नाम सुना। लल्लन टाम की मेरे पास फ़ोन की, ये आशीष पांडे जब के फ़ोन आए हैं, ये पीछे हैं, इनका फ़ोन आया कि लल्लन टाम की आई। अब मैं बहुत दिन से इंतजार था इसके लिए, आपके पास दिल्ली में आता। मैं दिव्यकीर्ति सर का छात्र भी रहा हूँ, और वहाँ से आपसे कंटेक्ट करके आपसे मिलता, अपनी बात को रखता। कि वहाँ से मैंने तुरंत लड़कों को छोड़ा, तुरंत भाग के यहाँ आया कि लल्लन टीम क्या मैं अपनी बात रखूँगा। क्या यदि पटवारी का रिजल्ट है, PSC का रिजल्ट टाइम से रिजल्ट नहीं आया, यदि न्याय टाइम से नहीं तो क्या न्याय कहलाती है? यदि टाइम से न्याय नहीं तो क्या न्याय कहलाती है? नहीं कहलाती मैम न्याय, है ना। और इसका निर्णय कोर्ट नहीं देगी, जो पेंडिंग करी हम आप सब देंगे। और इस वाले चुनाव में युवा वर्ग पूरा चुनाव का इस बार का रिजल्ट दे देगा आपको। 3 दिसंबर को सबको देख लीजिए, मेरी बात शारदा विश्वकर्मा बोल रहा हूँ कि निर्णय दे रहा है कि नहीं। और रीवा के 8 विधानसभा में 8 को 8 जीत के आए थे, इस बार देख लीजिएगा। मैं बोल रहा हूँ, मेरी युवा बोल रही, मेरी गरीबी बोल रही है, मेरा आत्मा बोल रही, पढ़ता हूँ, पढ़ाता हूँ, चिल्लाता हूँ, और इसके बाद ये लोग क्या करते रहते हैं, सीट बेच देते हैं। एक शिक्षा की हालत है। मैं प्राइवेट नौकरी कर रहा हूँ और सोच रहा हूँ कि प्राइवेट में इसलिए कर रहा हूँ कि मेहनत करूँ। सरकारी का टीचर है, कहाँ भाग रहा है, घर में भाग रहा है, अपने घर की खेती करता है मैम। यहाँ सुबह 10 बजे 10:30 बजे आप जाइए, सरकारी स्कूल में 10:30 बजे स्कूल वाले नहीं मिलेंगे। प्रिंसिपल हफ्ते में 2 दिन आता है, कोई नहीं मिलता मैम। और टीचर आएंगे 11 बजे 12 बजे, और कैसे इधर 4 बजे नहीं होगा, उसके बाद पहले चले जाएंगे। इसके बाद जो बच्चे आ रहे हैं पढ़ रहे हैं, उनके भविष्य क्या होगा। प्राइवेटों में प्रेशर बना रही है सरकार कि ऐसा करो ऐसा करो, गवर्नमेंट का ध्यान नहीं दे रही है, वोट बैंक की राजनीति चलती है। लाडली बहना ला दी है, क्या बहनें इसके पहले गरीब नहीं थी, बहनों की क्या आवश्यकता नहीं थी, क्या खाना नहीं बनता था। कोरोना काल जब इतनी बड़ी भयावह स्थिति आई, हम मैम यहाँ रीवा में रहे कोरोना काल में, उसमें ओझा बिल्डिंग में थे, मैं अकेले रहता था, पूरी बिल्डिंग में सब लोग चले गए थे, कोई किराया नहीं बचा था। उसमें यह था कि मेरे मकान मालिक नहीं रहते, मैं उनका थोड़ा केयर, और अपना भी गांव में भी जाता तो क्या करता, 2 महीने बाद बच्चे पढ़ाता हूँ मैम, उसी से मेरी अपनी पढ़ाई होती। मेरे पापा घर में रहते हैं, मजदूरी करते हैं, मम्मी घर में रहती हैं, रहने के लिए मैं बहन को लेकर पढ़ाई करता हूँ। तो फिर मैं कोरोना काल में मैम देखा कि कोरोना काल में जब जरूरत है 1 रुपए की, मैं जो खाना पीना था कि सुबह बनाता शाम खाता, गैस बची रहे, उस स्थिति में कहाँ गए थे। मेरी मम्मी को जब गैस की जरूरत थी, है ना, यहाँ जरूरत थी बहनों को, तब गैस नहीं मिल रही थी, जब पैसे की जरूरत नहीं थी। अब आज चुनाव का मुद्दा आ गया तो 1000 रुपये बांट दो। अब जनता मूर्ख नहीं है कि दारू पिला देंगे और पैसा बांट देंगे। जनता होशियार है, दारू का पैसा भी ले लेगी, पी लेगी, और जेब में भी ले लेगी, और 3 दिसंबर को दिखा भी देगी कि क्या स्थितियां हैं। सर मैम, मैं चाहता हूं कि जो भी नई सरकार है वो पूरी तरह से निरंकुश ना हो, ठीक है ना, क्योंकि कई लांछन लगा है। और मैं भी जानता हूं कि मेरा पूरा जीवन तो 20 साल का, मैं 27-28 साल का हो चुका मैम, मेरा तो जीवन बीजेपी खत्म की है। लेकिन कांग्रेस भी कुछ पिछले सुनने को मिलता है कि कांग्रेस ने भी खत्म की। मैं किसी पार्टी के नहीं हूँ, मैं पार्टी के नहीं हूँ, ठीक मैम, लेकिन कांग्रेस में दिग्विजय की सरकार में 10-10 साल PSC नहीं आई मैम, है ना। जिनका उम्र 30 से 40 हो गया, वो क्या करेंगे बेचारे, PSC के नाम लिए क्या बताएं। घर वाले बोलते हैं PSC करता है, पेपर चपरासी का भी नहीं निकल रहा है। कैसी बेइज्जतियां करते हैं, कैसे घर वाले बोलते हैं। मेरे मम्मी पापा को गांव में मालूम क्या बोलते हैं, अरे फलाने की लड़का PSC वाला है, वो कल गए। पापा को ऐसी मतलब सुनने को मिलता है यहाँ पर। ये सब किस कारण, सरकार कारण है। टाइम से PSC अपना पेपर ले, वनडे एग्जाम ले, PSC ही नहीं होता, PSC के अलावा भी अन्य एग्जाम लिया जा सकते हैं। मैं पटवारी के एग्जाम दिए हैं, पटवारी के एग्जाम में जो सिलेबस बनाए गए थे, सिलेबस रिगार्डिंग पेपर हुआ नहीं हुआ, उनको फॉर्मेलिटी थी कि
उनको सीट ऊपर से भर दी गई थी पैसे लेके। उनको क्या किया गया, मुझे जहाँ तक समझ में आता, मैं अपनी बात बोल रहा हूँ, वो पैसे कुछ लेके, जहाँ तक मुझे समझ आया, मैं अपना विचार बता रहा हूँ मैम, वो पैसे लिए गए, ये तो स्पष्ट सब लोग देखा जा रहा है ना। और इसके बाद क्या किया जा रहा है कि जो यहाँ पे पढ़ने वाले बच्चे हैं तो उनको पेपर का सिलेबस कार्डिंग तो पढ़ता है आदमी, सिलेबस से विमुख कर दिया गया और सिलेबस उल्टा दिया गया। 200 में यदि मैथ रीजनिंग मैम आर्ट का भी बैठा, पटवारी के लिए बैठ रहा है, साइंस का भी बच्चा बैठ रहा है, कॉमर्स का भी बैठ रहा है, मैथ का भी बैठ रहा है। हर बच्चे के हिसाब से सिलेबस के अकॉर्डिंग पेपर लिया जाता है। मैथ के 70 क्वेश्चन दे रहे हैं, आप किस आधार पे दे रहे हैं? वहाँ आर्ट का भी बच्चा है, उसको भी ध्यान देना चाहिए, है ना। कंप्यूटर का पटवारी का पेपर ले रहे हो, ग्रुप डी का एक वो है पद है ना, कलेक्टर एसपी के तो है नहीं, और उसमें आप कंप्यूटर साइंस इंग्लिश कैसे पूछ रहे हो? एक सामान्य पेपर, नाम है सामान्य पेपर, लेकिन आप स्पेशलाइज कर रहे हैं आप। ऐसे में बच्चा क्या होगा? इसके बीच मैंने डी का ग्रुप का रिजल्ट दिया, उसके साथ क्या होगा? सर पुलिस में कहाँ गए आशीष? नहीं है, बहुत है। हम देखता हूँ मेरे घर में कैसे मेहनत करते हैं, रात में तेल लगाते हैं, एकदम दर्द करता रहता उनका शरीर। मोटे थे, वजन थी 88 थी और ये 78 आ गए हैं। ये इतनी मेहनत किए और रात में चिल्लाते हैं। 2 बार मैं संजय गांधी ले गए हूँ कि फाटन, वो बोला सामान है, ठीक हो जाओ। इनके साथ और रनिंग करते हैं, इनके साथ क्या होगा? जो अपना शरीर भी दे रहे हैं, कहते हैं कि दौड़ने के बाद। हम बोले भैया कुछ आएगा, अभी आएगा, क्या आएगा? बीजेपी विधानसभा के चुनाव के बाद लोकसभा का चुनाव आएगा, इसमें भर्तियां बीच में आ सकती हैं। मुझे पता नहीं आएंगे, क्योंकि जहां पार्टी जीती, कोई भी पार्टी हो, वो सीधे लोकसभा चुनाव में तैयारी में लग जाएगी। हम लोग थोड़ी देखेगी, वो सब ले लेंगी। डर इस बात का भी है भैया, लोगों परेशान मत होइए। यदि कांग्रेस में कोई पार्टी को जिताना है तो ऐसे एमएलए चुनिए, क्योंकि ये लोग यदि बीजेपी या कांग्रेस कोई भी जीता, पैसे लेके मैम, कुछ बीजेपी या कांग्रेस कोई भी पार्टियां हो, मैं किसी पार्टी को नहीं, ये जहां इधर उधर जीते सरकार बनाने में जिसको बहुमत के लिए राज्यपाल बुलाएगा, वहां पे क्या करते हैं कि मेरे पास बहुमत थोड़ा कम हो रही है, चलो एमएलए 2-4 भाई ले लो, अरे मंत्री पद दे देंगे और 50 करोड़ देंगे, जीवन भर नहीं कमाएगा, पुलिस पोस्ट नहीं कमाएगा। तुरंत बदला, देखिए भाग रहा है मैम, और तुरंत बदला और वह पलट गया। ऐसे 2-4 होते हैं सर, पिछले लोकसभा को विधानसभा का उपचुनाव देख लीजिए। और इस तरह से मैम ये पार्टियां हो रही, सरकार भी बन रही है, बिगड़ रही है, एक खेल चल रहा है अपने मतलब स्वार्थ के लिए लोग कुछ भी कर रहे हैं। अभी हाल में आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश में मैम सीट के लिए ये रियल में पार्टीवादी हैं, किस पार्टी के माध्यम से कुछ करना चाह रहे हैं। निश्चित तौर पे यदि हम नहीं कर पाएंगे, है ना, तो पार्टी के माध्यम से करना चाह रहे हैं मैम, तो पार्टी में जिसमें बने रहें। कहते हैं कि यदि पार्टी ने जिसको चुना एमएलए विधानसभा का टिकट दिया, लेकिन जैसे उनको टिकट नहीं मिला, उन्होंने बताना चालू किया मैं गरीब हो गया, मैं बीमार हो गया, मैं तो मर गया, मेरा सब कुछ हो गया। यदि पार्टी ने चुना, कोई नेक चुन रहा है तो उसको आप जिताओ, ऐसा कुछ नहीं मैम। प्लीज़ मैं चाहता हूँ कि इस बार जो भी सरकार आए तो हमारी बात वहाँ तक ले जाए और अच्छे से सब पूरी कार्य करें। युवा वर्ग बहुत परेशान है मैम, महिला वर्ग है मैम। धन्यवाद मैम। नमस्कार मैम, मैं अभिषेक त्रिपाठी हूँ। वर्तमान में मैं बीटेक की पढ़ाई कर रहा हूँ, बीटेक फर्स्ट सेमेस्टर सिविल इंजीनियरिंग का छात्र हूँ मैम। यहाँ पर कई मुद्दे हैं। अगर 18 साल के हो गए? जी मैम, 18 साल के हो गए। वोट देने का अधिकार है, इसीलिए मैं इस चर्चा में शामिल होने के लिए खास आया हूँ मैम। यहाँ पर कई मुद्दे, अगर क्षेत्रीय मुद्दे के हिसाब से देखा जाए, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, गुंडागर्दी और ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं। लोगों यहाँ के युवाओं को रोज़गार नहीं मिला, उसका उदाहरण हम साफ दे सकते हैं मैम। रीवा में लगभग 60 वर्ष होने वाले हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज खुली हुई है। यहाँ पर विंध्य में कई सीमेंट फैक्ट्रियाँ हैं, लेकिन वहाँ रीवा इंजीनियरिंग कॉलेज एक अच्छा इंजीनियरिंग कॉलेज माना जाता था, लेकिन वहाँ के विद्यार्थियों को वहाँ रोज़गार नहीं मिलता है। मैं खुद वर्तमान में मैं जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज से बीटेक कर रहा हूँ। मेरे शहर में मेरे खुद इंजीनियरिंग कॉलेज है। यहाँ तो मेरे को और अच्छी ब्रांच मिल रही थी, यहाँ से मैंने पढ़ाई क्यों नहीं की? क्योंकि यहाँ का माहौल इतना अच्छा नहीं। घर वाले भी जानते हैं कि जाएंगे तो कहीं कब सिर्फ कोरेक्स के नशा में नहीं आ जाए, कहीं गुंडागर्दी के नशा में नहीं आ गए। हो सकता है लड़के ने अच्छे से पढ़ाई कर भी ली, लेकिन यहाँ की जो शिक्षा गुणवत्ता है वो इतनी चरमरा गई है कि उसको नौकरी वही फिर बीटेक 4 साल बीटेक करने के बाद कहीं सरकारी नौकरी या कोई भी अन्य नौकरी की तलाश में जाए। तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं। जैसे अगर हम बात करें कि जो हमारी इंजीनियरिंग कॉलेज थी, उसका जब उसकी ओपनिंग हुई थी, उसकी शुरुआत हुई तो 162 एकड़ में फैली हुई थी। आज वो केवल 60 एकड़ में सिमट कर रह गई है। मुझे कोई अच्छा नहीं लगता है कि जब मैं बाहर जाता हूँ तो मेरे जहाँ के वो टीचर होते हैं, साथी होते हैं, वो बोलते हैं यार तुम्हारे यहाँ तो इंजीनियरिंग कॉलेज, तुम वहाँ क्यों नहीं पढ़ते? वहाँ पर मैं चुप हो जाता हूँ, गुमसुम हो जाता हूँ। शायद यहाँ पर बोलने के लिए सब नहीं रहते हैं, बात को टाल देता हूँ कि यार छोड़ो यार, मैं यहाँ आ गया। ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं। आज आप कल देखेंगे यहाँ जो सुबह मॉर्निंग वॉक में आते हैं उनको पता होगा कि चैन स्नैचिंग बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। लड़के आते हैं, 2 लड़के आते हैं, हेलमेट पहने रहते हैं, किसी के चैन उठा के लेके चले जाते हैं।
इतनी और यहाँ पर बेरोजगारी, चैन स्नैचिंग, इसके अलावा मध्य प्रदेश में अगर बात की जाए, अपने क्षेत्र के अलावा बात की जाए तो महिला उत्पीड़न में मध्य प्रदेश पहले नंबर पर है। यहाँ पर अगर क्षेत्र में बात की जाए तो राजेंद्र शुक्ला जी ने 2 पोस्टर यहाँ पर लगाए हैं, एक है इको पार्क का और एक है स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का। अरे जब आपके विधानसभा क्षेत्र का युवा बेरोजगार है, वो इको पार्क में घूमने क्या करने जाएगा? 100 रुपये की टिकट लगती, उसको अरे 10 रुपये की अगर बिस्किट भी खानी है तो उसके पैसे हैं नहीं, तो 100 रुपये टिकट देखिए वो क्या करने वहाँ पर जाएगा। भ्रष्टाचार का एक और बड़ा मुद्दा है मैम, जो इको पार्क बना था इसमें जो वर्तमान समय की पुल है इस छोर से दूसरे छोर जाने के लिए, उसके पहले एक और पुल बनी थी जो कि गिर गई थी। मैं कहता हूँ आप इंजीनियर हैं, हमारे वर्तमान समय के विधायक जी हैं, वो भी इंजीनियर हैं और उससे बड़ी बात है वो सिविल इंजीनियर है। तो आपके पास एक सरप्लस होता है, प्लस पॉइंट होता है अन्य विधायकों से कि आपको एक स्ट्रक्चर के बारे में नॉलेज है। तो आपने क्या किया? या तो आप की नीयत खराब है या आपने भ्रष्टाचार किया है। ऐसे अनेक मुद्दे हैं जो हमारे साथी बताना चाहेंगे। शुक्रिया अविनाश, आराम से अपनी बात रखने के लिए। क्या नाम है? सर्वेश मिश्रा। बताइए सर्वेश, क्या मैम कुछ हमारे भाई साहब बोल रहे थे फ्लाईओवर बनाए। फ्लाईओवर बनना कोई विकास नहीं है। हम युवा हैं, युवाओं की बात करेंगे। युवा को रोजगार चाहिए। आदरणीय राजेंद्र शुक्ला जी जो 4 बार के विधायक हैं, उद्योग मंत्री भी थे, लेकिन रोजगार के लिए उन्होंने कोई प्रयास नहीं किया। वो इको पार्क क्यों बनवाते हैं? क्योंकि उन्हें 50% कमीशन मिलता है। वो बड़ी बड़ी बिल्डिंग क्यों बनवाते हैं? फ्लाईओवर 50% वो कमीशन लेते हैं। आज ये सरकार कमीशन की सरकार रह गई है। युवाओं के लिए रोजगार के लिए कोई प्रयास राजेंद्र शुक्ला जी ने और भाजपा ने नहीं किया। अभी पटवारी भर्ती पे कुछ लोग बताते हैं जांच हो रही है। ये प्रदेश घोटालों का प्रदेश हो गया है, चाहे व्यापम घोटाला हो, चाहे पटवारी भर्ती घोटाला हो, चाहे MPTT वर्ग 3 का घोटाला हो। युवाओं के लिए ये सरकार नहीं है और हम युवा ये तय कर चुके हैं कि आने वाले 17 नवंबर को बदलाव के लिए मतदान करेंगे। और यहाँ जो क्षेत्रीय समस्या है वो ऐरा मवेशी की समस्या है। गौ माता के नाम पे भाजपा हिंदुत्व का नारा कहती है, गौ माता के नाम पे ये राजनीति करती है। आप सड़कों पे यदि आप गई होंगी, गौवंश पड़ा मिला होगा। ये रीवा की स्थिति है। तो ये केवल हम लोगों को मूल मुद्दों से भटकाया जाता है। जो यहाँ का रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये यहाँ का मुद्दा है। लेकिन हम लोगों को हिंदुत्व की तरह गौ माता के नाम पे, गौ माता यदि आप गौ सेवा करना चाहते हो तो फिर गौवंश सड़कों पे क्यों है? रीवा में ये समस्या बहुत प्रेवलेंट है। क्या नाम है आपका? मैम विजय प्रकाश तोमर। बताइए विजय, क्या कहना चाहते हैं? मैम वैसे मैं इतना पॉलिटिकली एक्टिव नहीं हूँ तो मुझे इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है। आप रीवा के रहने जी वाले हैं? मैम, जी। आप 18 साल के हो गए हैं? हाँ मैम। अच्छा, आप रीवा में क्या विकास देखते हैं? पिछले 5 साल में कोई काम हुआ है यहाँ पे? कुछ बदला है यहाँ पर? मैम इतना मैं पॉलिटिकली एक्टिव नहीं हूँ तो मैं देखते तो होंगे अपने शहर को, अपने आसपास कुछ काम दिखता है? हाँ मैम, मतलब कभी सड़कें आपने अपने विधायक को देखा है आसपास? नहीं मैम। अभी कभी कोई समस्या सुनने आए मैम हैं? मैं एक्चुअली यहाँ रहता भी नहीं हूँ अभी। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। क्या नाम है आपका? अमन मिश्रा। अमन क्या करता है? मेरा चल रहा है मैम, MCA कर रहा हूँ यहाँ APS यूनिवर्सिटी से, कॉलेज रीवा के ही रहने रीवा वाले के रहने वाले हैं। बताइए क्या मुद्दे हैं रीवा के? आप हम वोट रीवा- देने जाएंगे तो किन आधार पर वोट देंगे? जैसे अभी आपने पूछा कि आपने 20 साल मतलब 5 साल में पिछले कुछ काम देखा है। काम यहाँ वो 5 साल से नहीं, वो 20 साल से हैं राजेंद्र शुक्ला जी। और 20 साल में मैंने उनको आज तक नहीं देखा है पर्सनली सामने से सामने। और काम तो मान लीजिए 20 साल में थोड़ी बढ़े गई, थोड़ा बहुत काम हुआ है। वो भी समदड़िया को बेच के, जो सारा बेच के आधा समदड़िया को दे दिया गया है रीवा, और आधा जो खुद खा लिया गया है। बस हो गया, काम धंधा तो नहीं, ज़्यादा नहीं हुआ है कुछ। हाँ बोलिए। हाँ, बोल सकते हैं। ओके, मेरा नाम अमन कश्यप है और मैं फ़र्स्ट टाइम वोटर रहने वाला हूँ। जो हमारे लिए सबसे क्या करते हैं, कहाँ पर? अच्छा ठीक है, मैं MA साइकोलॉजी कर रहा हूँ APS यूनिवर्सिटी से। इससे पहले मैंने अपना BTech कंप्लीट किया है। सो हमारा जो फर्स्ट टाइम वोटर का है, जैसा युवाओं की बात किया, महिलाओं की बात किया, हालांकि महिलाओं को रिप्रेजेंट करने वाला यहाँ पे कोई है नहीं अभी, बट मैं देख रही थी और यही आयरनी है कि सारे पुरुष बैठ के महिलाओं की बात। या और तो ये भी एक बड़ी समस्या है सामाजिक, जो इस तरह का एक रूढ़िवादी और संघवादी ढांचा का ये समाज है। लोग कहते हैं ठीक है संघवाद पे अभी नहीं चलते हैं, लेकिन अगर मैं यहाँ का बुनियादी मुद्दों को बस लेकर चलूँ तो यहाँ पर जो शिक्षा का हालत है वो सबसे चरमराया हुआ है पूरे मध्य प्रदेश में। यहाँ पर आप चाहे ये स्कूल और कॉलेजेस का देखें, स्कूल में आप देखते हैं जहाँ हमारे देश में सरकार खुद ये कहता है 8,000 से 10,000 रुपये लोगों का एवरेज सैलरी है, वहाँ पे 5,000 रुपये का एक बच्चे का पढ़ाई होता है प्राइवेट स्कूलों का। तो अगर किसी का 2 बच्चा है
तो वो एक ही बच्चे को लगाएगा, और अगर उसमें एक लड़का और एक लड़की है तो प्राथमिकता हमेशा लड़कों को पढ़ाने में रखा जाता है। लड़कियों के साथ हमेशा शिक्षा से लेकर अन्य सामाजिक, चाहे वो आपका डाउरी का समस्या हो वो यहाँ पे है, छेड़खानी का समस्या है, उनको शिक्षा देने का समस्या है, उनके लिए बेहतर सैनिटरी और कॉलेज और कैंपसेस के अंदर उनको बढ़िया वॉशरूम दिलाने का सुविधा है। ऐसा कोई सुविधा यहाँ पर आज तक नहीं हुआ है, और ना ही इस बारे में कोई सामाजिक इस तरह का डिबेट या डिस्कशन होता है जहाँ तक महिलाओं का इशू है। उसके साथ साथ युवाओं के साथ साथ जो हमारे छात्रों का मुद्दा है वो है स्कॉलरशिप का। ये बगल में आपका TRS कॉलेज है, अभी कुछ साल पहले ही यहाँ का प्रिंसिपल बच्चों का जो स्कॉलरशिप मिलता था गरीब बच्चों का, वो 5 करोड़ का पैसा खा के यहाँ से भाग गया। ना कोई एक्शन हुआ, ना उनको अभी तक गिरफ्तारी हुआ। इसके बाद जब हम अपने कॉलेज में जाते हैं तो वहाँ पे हॉस्टल का समस्या आता है। ना हॉस्टल में आज तक यहाँ मेस होता है और ना ही रेगुलर क्लासेस लगता है। ये यूनिवर्सिटी का एक और कॉलेजेस का सबसे बड़ा समस्या है। दूसरी बात, जब ये महिलाओं का बात करते हैं, हम लोग बात कर रहे थे, तो यहाँ पर महिलाओं के लिए कर्फ्यू लगाया जाता है। जो गर्ल्स हॉस्टल है 6 बजे के बाद उनको निकलने का इजाज़त नहीं मिलता है अपने हॉस्टल और कॉलेजेस का, और ये बताया जाता है कि कल को आपके साथ कुछ हो गया तो उसका गारंटी हम नहीं ले सकते हैं। लेकिन वहीं बॉयज़ को ये पूरा आज़ादी मिलता है कि 12 बजे 1 बजे जहाँ जाएँ जा सकते हैं, और उनको इस तरह का कोई रिस्ट्रिक्शन या कोई नियम लागू नहीं होता है। साथ ही इसके बाद हम देखते हैं कि ये नया अपना शिवराज मामा CM राइज नाम का एक लेकर आया है। तो CM राइज में उन्होंने बोला कि 5 किलोमीटर का एरिया का रेडियस का हम सारे स्कूल बंद कर देंगे और एक स्कूल बनाएंगे जिसमें सारे बच्चे आएंगे। उसने कोई ऐसा स्कूल नहीं बनाया है, बल्कि वो जो कुछ किलोमीटर का एरिया का था वो सारा बंद कर दिया है, और सिर्फ एक CM राइज का जो ऑलरेडी ढांचा रहा है, जैसा PK स्कूल करा है, सिर्फ वहाँ पे CM का टैग दे दिया है और नया कुछ ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट नहीं हुआ। तो यहाँ का जो मेन मुद्दा है 2 मिनट और, छात्र और महिलाओं का, और ज़्यादातर जो फर्स्ट टाइम वोटर है उनको बहलाया जाता है कि वो हिंदू मुस्लिम या कास्ट के नाम पर वोट दें, बट हमने इस बार डिसाइड किया कि हम इस तरह किसी का वोट नहीं करेंगे। मैम मेरा नाम अक्षत ओझा है। मैम आपने पूछा कि विकास रीवा में कितना हुआ। मैम मैं BA सेकेंड ईयर कर रहा हूँ, UPSC का छात्र हूँ दिल्ली से। मैम BA TRS कॉलेज से। मैम विकास आप पूछ रहे हैं कि विकास हुआ, जिस देश में एजुकेशन में टैक्स लग रहा है, 18% एजुकेशन में टैक्स लग रहा है, उस देश में विकास क्या ही हो रहा है। मैम यहाँ जो हॉस्पिटल की कंडीशन है मैम बहुत लो है एकदम। मैम अगर अंदर चले जाओ वहाँ डॉक्टर एक रहेंगे तो पेशेंट 15-20 रहेंगे। मैम मैं ये कहना चाहता हूँ कि रीवा में विकास हो, देश में विकास हो, जिसमें ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत 130वें नंबर में बहुत नीचे है। तो मैम उस देश में महिलाओं की कंडीशन कैसी होगी आपको भी पता है, लो होगी, उनकी सुरक्षा कैसी होगी। मैम मैं ये चाहता हूँ कि एजुकेशन में जो एम्प्लॉयमेंट नहीं दिया जा रहा है। PSC में मैम पेपर होता है, उसके बाद मामला जो होता है मेंस होगा, उसके बाद मामला कोर्ट में जाएगा। ये सारी बातें ना रिपीट हो चुकी है, मैं बीच में रोकूंगी क्योंकि समय कम है, सबकी बात लेनी है ना। तो जो बातें आप बोल रहे हैं वो बाकी आपके साथियों ने बोल दी है। पर मैम हेल्थ कंडीशन बहुत खराब है। हाँ। सबसे पहले मेरा नाम तो कौस्तुभ पांडे है, मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूँ रीवा इंजीनियरिंग कॉलेज से। मेरा पॉइंट ये है मैम कि जैसे मैं जब एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहा था तो मैंने ये देखा कि मेरे साथ का जो बंदा है वो रिज़र्व कैटेगरी में आता है, एंड से उसके पास रिसोर्सेज भी सेम है, जितने रिसोर्सेज मेरे पास है उतने रिसोर्सेज उसके पास भी है। तो अब उसका क्योंकि वो रिजर्वेशन कोटा में आता है, उसका एग्ज़ाम क्लियर हो रहा है, मेरा नहीं हो रहा है, तो हमें बुरा लगता है मैम। तो मैं ये चाहता हूँ कि जो आरक्षण के पैरामीटर्स हैं इनमें कुछ चेंजेस होने चाहिए। जैसे कि अभी आरक्षण जाति के आधार पर दिया जा रहा है, ये तो खुद ही भेदभाव कर रहे हैं, जाति के आधार पर बांट रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि ये पैरामीटर्स जो हैं आर्थिक आधार पे कर दिए जाएं। आपका नाम क्या बताया? कौस्तुभ पांडे। कौस्तुभ, क्या आपने कभी ऐसे खबर सुनी है कि किसी ब्राह्मण की बारात निकल रही हो और वो उस गली से बारात नहीं निकलने दी गई हो? कभी आपने लाइफ में ऐसी खबर सुनी है? बिल्कुल नहीं मैम। बट तो आप ये देखिए, 1 मिनट, जब तक यहाँ पर जातिवाद प्रेवलेंट रहेगा, ये बहुत लंबी बहस हो सकती है, और इस पर हर बार जब हम कोई ना कोई पब्लिक डिबेट करते हैं, ये मुद्दा कोई ना कोई उठाता है। आप सुन लीजिए, अभी मैंने आपकी बात ध्यान से सुनी ना।
तो ये मुद्दा उतना ही प्रेवलेंट है। आप ये बहस कर सकते हैं, ये बहस अंतहीन हो सकती है कि जाति आधारित आरक्षण खत्म करना चाहिए, ये खत्म होना चाहिए, लेकिन जब आप आदिवासियों के बीच जाएंगे, जब आप उस वर्ग के बीच जाएंगे जिनको आरक्षण मिलता है ना, शेड्यूल्ड कास्ट कम्युनिटी के लोगों के बीच, या फिर आप शेड्यूल्ड ट्राइब कम्युनिटी के लोगों के बीच, या जिनको ओबीसी आरक्षण भी मिलता है, आप उनकी कंडीशन देखेंगे तब आपको वो डिफरेंस समझ में आएगा। दूसरी जो आप बात करते हैं कि उनकी भी मतलब आर्थिक जो वो है, मतलब कंडीशन है, वो आपके जैसी है, जैसी मतलब आप दोनों एक ही लेवल पर हैं, आप ये कहते हैं, है ना, ये दोनों का। पर आप ये नहीं देखते हैं कि वो अपनी लाइफ में, अपने जीवन में कई बार सिर्फ अपनी कास्ट के कारण, सिर्फ अपनी कम्युनिटी के कारण वो डिस्क्रिमिनेशन फेस करते हैं, जो प्रिविलेज कम्युनिटी से आने वाले लोग हैं वो नहीं करते। तो अब ये जो फैसला लेने वाले लोग हैं, जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, ये उनका फैसला होगा, ये वो तय करेंगे, लेकिन ये डिबेट बहुत लंबी है और ये हर बार चलती रहेगी, है ना। तो ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन दिया जाता है, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि जितने भी ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन जिनको मिल रहा है वो सही मिल रहा है, ये तो आप और मैं भी जानते हैं। क्योंकि क्राइटेरिया अगर सेटिस्फाई कर दिया किसी ने तो उसके बाद उसको ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन मिलेगा। अब वो डिजर्विंग है कि नहीं है, देखिए हमको इस जब हम रिजर्वेशन देते हैं तो हमको इस बात का ध्यान रखना है कि हम मैक्सिमम लोगों का भला करें। उसमें कुछ ऐसे लोगों का भला हो जाए जो कि डिजर्विंग नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं कि जो डिजर्विंग है हम उनका भला ना करें, ठीक है। तो जब रिजर्वेशन देना है तो जो दबे कुचले, और जो रिजर्वेशन देने का सबसे पहला मुद्दा यही था कि जो कतार में सबसे पिछले वर्ग में खड़ा हुआ आदमी है उसको भी उतना ही अधिकार मिले जो सामने खड़ा है। यदि आपको कोई चीज़ दिख रही है तो जो सबसे पीछे खड़ा है अगर मैं उसको ऊपर उठा दूंगा तो उसको भी वो चीज़ दिखेगी, इस कारण से रिजर्वेशन ज़रूरी है। बट मैं अपने एरिया की बात करूं, मेरे आसपास भी काफ़ी लोग हैं जो रिजर्व कैटेगरी से आते हैं, उनका भी मैं देखता हूं मैम आज यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन रह नहीं गया है, धीरे धीरे सभी चीज़ें ख़त्म हो रही हैं मैम। कौस्तुभ की बात का जवाब देना चाहूँगा मैम। जो इनको प्रॉब्लम है एक्चुअली जातियों के भीतर जाति आरक्षण के लिए अब रोहिणी आयोग ने ऑलरेडी सिफारिशें दे चुका है गवर्नमेंट को, और वो बहुत जल्दी पटल पे आ जाएगा। क्या है कि कुछ जातियों को ज़्यादा आरक्षण मिल रहा है उन जातियों में, लेकिन अभी भी जैसा आप खुद अभी एक रिपोर्ट करके आई हैं बैगा जनजाति के साथ, कितना उनको मिल रहा है आरक्षण, कहाँ जाना चाहिए था और अभी वो कहाँ रुका हुआ है। तो हम ये कह दें कि अब चीज़ें बदल लेनी चाहिए या सामाजिक पिछड़ापन खत्म हो गया है, यह भी बहुत दूर की बात है। इसके लिए हमें बहुत समय लगेगा। और आप अपने गांव में जाइए, आप अपने पिताजी से या किसी से भी कहिए कि जो उनके साथ उनके उम्र के लोग हैं, क्या उनको अपने बराबर की कुर्सी देते हैं, वो बड़ा मुद्दा है मैडम। आप खुद आप हर जगह कहीं भी जाएंगे यहाँ ये पे है। अभी भी यहाँ पे रिजर्वेशन से बात करने से पहले हमें अनटचेबिलिटी में ध्यान देना चाहिए। अभी रीवा में ना जितने भी गांव हैं लगभग 80% में अनटचेबिलिटी है। जो नीची कास्ट के लोग जिनको मानते हैं जो ये नीचे हैं तो उनको टच नहीं करते हैं। अगर उनका पानी ऐसे टच हो गया ना तो घर के अंदर नहीं ले जाएंगे, बोलेंगे कि यह छूत हो गया। इसमें हमें पहले बात करनी होगी रिजर्वेशन से पहले। आसपास के घरों में भी ये होता होगा। और मैं ये एक्सेप्ट करता हूँ कि मैंने भी कई बार बचपन से 23 साल को हो गया हूँ तो इक्का दुक्का बार मेरे नज़रों के सामने भी होता है। फिर मैं घर में भी क्वेश्चन रेज करता हूँ और वो चीज़ें मैं अपने घर में कुछ चेंज ला रहा हूँ, तो मैं अपने घर से परिवर्तन कर रहा हूँ। और दूसरी बात, हम ये रीवा, सतना, सीधी सरोली में खड़े होकर ये बात हम नहीं कर सकते कि हम रिजर्वेशन हटाएंगे। हाँ, रिव्यू करना चाहिए, बहुत सारी चीज़ों में रिव्यू है। आज 1947 1950 की चीज़ें आज के भारत में नहीं चल सकती हैं। परिवर्तन संसार का नियम है और परिवर्तन होना चाहिए उन सब चीज़ों में, रिव्यू जरूर होना चाहिए। मैं मानता हूँ, बट मैं ये कह रहा हूँ बस कि जितना इनको मिल रहा है ना तो थोड़ा बहुत तो हमारे इसमें भी थोड़ा बैकग्राउंड चेक करके इनको दिया जाए। बस मैं इतना कह रहा हूँ, बैकग्राउंड एक बार चेक कर ले कि सच में ये एलिजिबल है कि नहीं है, एलिजिबिलिटी ला दिया जाए, बस मैं ये कह रहा हूँ। जो आरओ फिटर रहते हैं वो किचन में काम करते हैं, वो मेरे यहाँ आए, उन्होंने बोला कि आप मेरा नाम देख लीजिए। मैंने बोला मैं आपका नाम, ठीक है, मैंने देख लिया कि आप इस कंपनी से हैं, जिस भी कंपनी से वो थे, आप आ जाए। तो उन्होंने बोला कि आप मेरा सरनेम भी देख लीजिए। मैं मैम ब्राह्मण जाति से आता हूँ, ठीक है। तो मैंने बोला कि मैं क्यों देख लूँ आपका सरनेम, मैंने देख लिया कि आप कंपनी से आ रहे हैं, मैंने आपका एम्प्लॉय आईडी देख लिया। तो उन्होंने बोला कि जिस तरीके का माहौल है, लोग किचन में घुसने नहीं देते हैं, जो छोटी जात के लोग हैं, जो तथाकथित छोटी जात के लोग हैं, मैं ये शब्द का प्रयोग करना चाहूँगा, जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ हैं, उनको अपने किचन में नहीं जाने देते हैं। इस कारण से वो केवल एक पर्टिकुलर वर्ग के लिए ही एक जॉब रह गई है कि वो किचन में अगर जा रहे हैं तो वो ऊंची जात वाला ही जाएगा। मैम, जब तक ये डिस्क्रिमिनेशन एंड नहीं होगा ना, तब तक हम जातिवाद से ऊपर नहीं उठ पाएंगे। और जो आरक्षण पे बात आई, एक समाज ऐसी है हमारे यहाँ जिसके पास 60 से 70% ज़मीन है, और एक समाज ऐसे पूरी और बची हुई पूरी समाज ऐसे है जिसके पास थोड़ी बहुत ज़मीन है। इसलिए
उनके पास कम है, इसलिए वो उनके ऊपर निर्भर रहते हैं, उनके यहाँ काम करने जाते हैं। जब काम करने जाते हैं तो क्या सोचते हैं कि ये नीचे हैं, इसलिए हमारे यहाँ काम करने आते हैं। उनको अभी ऊपर उठ के ये नहीं पता है कि आगे की समाज कितना ऊपर बढ़ गया, क्या कैसे हो गया उनको, इसलिए हमारे यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा कास्ट डिस्क्रिमिनेशन होता है। मैम एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, अभी ये आरक्षण की बात खुली, अभी भी एमपी में और अपने सबसे विंध्य रीजन में सबसे ज़्यादा चीज़ें दिख रही हैं। एक पटवारी कम से कम एक हलके पे 300 लोगों के ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जारी कर रहा है। आप इसको समझ सकते हैं किस प्रकार का ये बंदरबाट चल रहा है। दूसरी चीज़, अभी हम मुद्दे से शायद दूसरी तरफ जा रहे हैं, मैं आपको ले चलूँ। यहाँ बहुत से थानों के ये हालात हैं कि रेप की हुई औरतों के साथ उनकी बात नहीं की जाती, उनकी शिकायतें दर्ज नहीं कराई जाती। फिर वहाँ दो ध्रुव तैयार होते हैं, एक गांव का बड़ा वर्ग आएगा, वो उसके समर्थन में रहेगा, एक अपोज में रहेगा। इस तरीके से भी चीज़ें उनके ऊपर शोषण हावी किया जा रहा है। यहाँ ना तो पुलिस प्रशासन, आप किसी भी पुराने मतलब यहाँ सिटी से जैसे ही बाहर के थानों में आप जाएंगी, शिकायतों में आप देखिए, आप कुछ नहीं तो एक स्टिंग ऑपरेशन के तौर पर आप चले जाइए, यहाँ से बैकुंठपुर थाना पार करेंगी, उसके बाद के थानों के बाहर जाइए, आपको सिर्फ और सिर्फ औरतें बैठी दिखेंगी जो कि अभी भी सिर्फ अपनी शिकायत दर्ज कराने के लिए बैठी हैं। बाकी चीज़ें तो बात की बात है, कोई एक्शन नहीं हो रहा है। मैम लगातार मतलब पिछले बार मैं जब घर आया था 8 महीने पहले, तो ऐसे कई लोग हैं जिनके साथ मैं गया था खुद कराने, वो मुझे गाली दे के भगा रहे हैं कि तुम 4 दिन के पीएससी के लौंडे, तुम क्या कर लोगे। तुम इस तरीके की चीज़ें मैम सुनने को मिल रही। कल हो सकता है कि इंटरव्यू के रिजल्ट आएँ और सारी चीज़ें हों और मैं उनका अधिकारी बन के उनके सर पे बैठूं, लेकिन चीज़ें इस तरीके से नहीं ली जाती यहाँ। और उसका भी कारण सिर्फ एक चीज़ है, जाति प्रथा। वहाँ जो बैठे हुए लोग हैं इस एरिया में, मैम एक चीज़ चलती है कि आप इतने लाख रुपए दो, इस थाने के आप एसआई बन के बैठोगे। सीधी या सतना के लोग, मतलब एक बैलेंस बना हुआ है, चेक एंड बैलेंस का गेम चल रहा है कि सीधी के लोग यहाँ आकर पोस्टिंग लेते हैं प्रॉपर थानों में, और यहाँ के लोग वहाँ जाके, और वो बैलेंस आज भी बना हुआ है। क्या नाम है आपका? मैं अमरीश चतुर्वेदी। क्या करते हैं? मैं गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। कौन सी जॉब की? टेक्निकल जॉब्स की। टेक्निकल जी मैम। आप रीवा के ही रहने वाले हैं? मैं रीवा का ही रहने वाला हूँ। बताइए, रीवा में आप किन मुद्दों पर वोट देंगे, क्या समस्याएं हैं? रीवा में सबसे बड़ी समस्या है डस्ट की। अभी यहाँ पे हम लोग टहलने आते हैं शाम को, टहलना तो दुर्भर हो गया है। आप यहाँ पे देखेंगे पूरी की पूरी रोड खोद दी गई है, और इतना डस्ट है कि मतलब आप जब चलोगे तो आपके गले में डस्ट लगेगी। फिर दूसरा सबसे बड़े तो जाम की समस्या है। आप यहाँ से बस स्टैंड तक चले जाएं, आपको कम से कम 10 मिनट लग जाएगा। विशाल मेगा मार्ट के पास चले जाइए, इतना जाम का समस्या है कि निकलना मुश्किल है। गाड़ी कहीं भी कोई भी पार कर रहा है, कुछ भी हो रहा है, कोई देखने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। मोहल्लों में चले जाइए, आप किसी भी मोहल्ले में चले जाइए, आपको एक ना एक रोड बीच से सीवर के लिए लाइन खोदी हुई है। एक रोड बनती है, फिर उसको सीवर के लिए खोदेंगे, फिर उसको पानी के लिए खोदेंगे, फिर बनाते भी नहीं है, वो बीच में बस कंक्रीट डाल दिए, एक लेयर सरिया का डाल दिए, बस ख़त्म। वो वहाँ पे प्रिपरेशन उनकी वहाँ पे ख़त्म हो गई। अभी आप चले जाइए ये नए बस स्टैंड से पीटीएस की तरफ, वहाँ इन्होंने पुलिया बनाई है। अब पुलिया के ऊपर उन्होंने बना के उसको बराबर प्लेन नहीं किया, उसको वहाँ पे ऊपर कर दिया, उबड़ खबड़। वहाँ पे आप गिरो, कुछ भी हो, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है, किसी से कोई मतलब नहीं है। पूरा डस्ट ही डस्ट, पूरा जाम, स्ट्रीट इंफ्रास्ट्रक्चर की कोई काम नहीं। इंफ्रास्ट्रक्चर भी होगा ना, ओवरब्रिज आपको दिखेंगे हर जगह पे, यहाँ ओवरब्रिज बन रहा है, यहाँ बन रहा है, वहाँ बन रहा है, बस ओवरब्रिज बन रहे हैं। जरूरतें बेसिक एमिनिटीज अगर फ्लाईओवर बनना था तो आप अमैया में बना के दिखाओ। अमैया में आप फ्लाईओवर बना दो, वहाँ पे सबसे ज्यादा कंजेशन था। आप कंस्ट्रक्शन फ्लाईओवर के पिलर डालोगे, उसके बाद तो कंजेशन होगा ही ना। आप एक प्लानिंग करो कि ठीक है, जहाँ पे हमारा कंजेशन है, जहाँ पे रोड नैरो है, जहाँ पे रोड सकरी है, वहाँ पे अगर आप फ्लाईओवर बनाओ तो वो काम भी आएगा। आप ऐसी जगह फ्लाईओवर बना रहे हो जहाँ पे पहले ही रोड चौड़ी थी और जाम की समस्या नहीं थी। कंस्ट्रक्शन नॉर्म्स बिल्कुल फॉलो नहीं होते हैं। आप पानी का छिड़काव करो, क्यों पानी का छिड़काव नहीं करते हो? डस्ट नहीं होगी इतनी, लेकिन कंस्ट्रक्शन नॉर्म्स बिल्कुल फॉलो नहीं होते हैं। हर जगह पूरे मोहल्लों की रोड खुदी हुई है, सीवर लाइन चलने योग्य बिल्कुल भी नहीं। आप किसी भी मोहल्ले में जाके देखें, अभी ऊपर से थोड़ा सा डामरीकरण किया जा रहा है सिर्फ हर वार्ड में, और उसके बाद स्ट्रीट लाइट्स तो मतलब जलती ही नहीं है। स्ट्रीट लाइट्स तो जलती ही नहीं है कि आप सेफ्टी के साथ अपने घर चले जाओ, वो तो पॉसिबल ही नहीं है कि आप अगर पैदल हो तो आप सीधे चले जाओ। उबड़ खाबड़ रोड, डिस्टर्बेंस, यही सब मेन मुद्दे यहाँ के लोकल यहाँ पे यही है। जो भी स्ट्रक्चर होते हैं वो दिखावे के होते हैं। इसका सबसे बड़ा मैम उदाहरण मैं आपको देख सकता हूँ। अगर आप ये देखेंगी तो विवेकानंद जी की, अगर आप दिखाना चाहेंगे तो विवेकानंद जी के पीछे एक सीढ़ी बनी हुई है। अगर इसके पहले आप 5 साल भी लल्लन टॉप यहाँ आया था, वो सीढ़ी नहीं बनी थी, लेकिन कुछ दिनों पहले यहाँ पर हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी आए थे, तब उनको दिखावे के लिए सीढ़ी बनाई गई थी। अगर कभी भी प्रधानमंत्री जी का या मुख्यमंत्री जी का दौरा होता है तो जो टूटी फूटी रोडें होती हैं उनके बीच डामरीकरण किया जाता है, वो भी बहुत घटिया क्वालिटी का होता है। तो ये यहाँ दिखावे की राजनीति होती है। अब फ्लाईओवर दिखाने की राजनीति वो दिखेगा मैम। 5 साल, मैं 4 साल लगातार मैम मैं स्कूल गया हूँ, इसी रूट से मैम मैं जाता था। 4 साल मैं धूल से जाता था। आज भी हमें आप
जो रीवा शहर का मुख्य एक हाईवे गया है, चौराहा से होकर रहतारा तक जाता है, आप आज भी जाएंगी तो धूल से होकर जाएंगी। वो रोडें आज तक नहीं बनी है मैम। क्या इसके पहले रीवा में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था? वो बना था मैम कांग्रेस। मैं किसी सरकार का पक्ष नहीं ले रहा हूँ। इसके पहले रीवा में मैम जो एक कहते हैं बुनियादी जो एक एवरेज होता है, हर कॉलेज थी, चाहे आप इंजीनियरिंग कॉलेज लीजिए, मेडिकल कॉलेज लीजिए, एग्रीकल्चर कॉलेज लीजिए, पॉलिटेक्निक कॉलेज लीजिए, ITI कॉलेज ले लीजिए, गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज भी था, सब कुछ, वेटनरी कॉलेज भी है, सब कुछ है। आप उसको मेंटेन करके चलिए ना। यहाँ कोई गवर्नमेंट PAT कॉलेज तो आधे से लोग जानते ही नहीं होंगे, जो छोटे छोटे शायद होंगे, मेरे से कम उम्र वर्ष के होंगे, वो तो जानते ही नहीं होंगे, क्योंकि शैक्षिक है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो है वो अच्छी नहीं है। बताइए, और किसी की कोई बात रह गई है? क्योंकि सरकार, अगर देखा जाए, ये हमारा ITI का डेटा है, 82,000 पद खाली हैं स्कूलों में, 82,000 पद। और शिक्षक की भर्ती कितनी निकली है? मात्र 8100। 8100 में 60% चला गया बैकलॉग। तो बताइए कितने पद बचेंगे? वही 3000। 3000 को आप आधा कर दीजिए तो कितने बचेंगे? 1500। 1500 को आप 16 विषय में बांटिए तो कितने बचेंगे? फिर 16 विषय को 5 वर्ग में बांटिए, फिर कितने बचेंगे? तो नाम मात्र के पद बचे। आज आप अगर स्कूल में जाइए, किसी भी स्कूल में, आप रेंडमली किसी स्कूल में चले जाइए, वहाँ टीचर नहीं और शिक्षित टीचर नहीं। अगर कुछ रखे भी गए हैं, जैसे प्रिंसिपल के हो गए पहचान वाले, उनको रख लिया गया। अब अगर वो क्लास में जाते हैं तो क्या हालत है कि वो पढ़ा ही नहीं पा रहे। और देखा जाए भी, सरकार ने बोला हम प्रमोशन दे के करते हैं। जो टीचर वर्ग 2 नहीं पढ़ा रहा, जो माध्यमिक में नहीं पढ़ा पा रहा, वो उच्च शिक्षा में क्या पढ़ाएगा? आज का मुद्दा देखिए, टीचरों से पूछा जाए, सभी जो प्रमोशन वाले हैं वो भाग रहे हैं गांव की तरफ। क्यों? क्योंकि गांव में चेकिंग नहीं होगी। हम अपने मन से आएंगे, अपने मन से जाएंगे। आज अगर बच्चे गरीब हैं, माँ बाप गरीब हैं, नहीं भेज पा रहे प्राइवेट स्कूलों में, तो वो क्या करें? मतलब उनके बच्चे अनपढ़ ही बने रहें। सरकार क्या चाहती है? अनपढ़ का अनपढ़ बना रहे, और उनके पास पैसे नहीं है प्राइवेट में भेजने के लिए, तो वो अनपढ़ का अनपढ़ बना रहे, बिल्कुल वो शिक्षित ही ना हो। मतलब हम योग्य शिक्षक 2-2 एग्ज़ाम दे के और 2-2 बार दे के, सोचिए मैथ में 18,000 विद्यार्थी बैठे थे, 800 पास हुए, तो डिफ़िकल्टी लेवल क्या रहा होगा? इंटरव्यू बस छोड़ के 18,000 में 800 पास हुए हैं। अब उसमें जो 800 हम लोग बैठे हैं, उसमें उन्होंने बैकलॉग डाल दिया पूरा। अब हम क्या करें? 2-2 एग्ज़ाम देकर अच्छे मार्क्स से हम पास आउट हैं, चयनित हैं, उसका सरकार ने रिज़ल्ट रोक दिया, बोल दिया कि 27% आरक्षण का मुद्दा है। भाई, इसके पहले अगर आप वर्ग 3 में देखिए, सेम यही मुद्दा, सबको हटा दिया गया 27% से। नहीं, हम इतने % में नियुक्ति करेंगे। आज वो भोपाल में बैठे हैं, भोपाल में ज़बरदस्ती उनको हटा दिया गया। हम लोग गए अपनी मांग लेके, हम लोग को हटा दिया गया, पुलिस बल का उपयोग करके हटाया गया। उस कंडीशन में हम कहाँ जाएँ? किसके पास जाएँ? लगातार हम मांग कर रहे हैं, सरकार हमारी बातों को अनसुनी कर रही है। मतलब एक शिक्षक जिसको कक्षा में होना चाहिए, आज वो सड़क में है। तो क्या व्यवस्था होगी? शिक्षा व्यवस्था क्या चलेगी? मतलब गरीब का बच्चा गरीब बना रहे, गरीब का बच्चा अनपढ़ बना रहे। सरकार ये चाहती है वो अपनी मांग ना उठा पाए। अगर वो पढ़ा लिखा हो गया तो अपना अधिकार जानेगा, अपनी बातों को समझेगा, वो समझेगा कि हमारे क्या अधिकार हैं, हमें कैसे अपनी उस अधिकार का उपयोग करना है। जब वो समझ ही नहीं पाएगा, पढ़ ही नहीं पाएगा, तो क्या समझेगा? वो तो ये चाहते कि बस हम चुनाव आए, 1000 रुपये दें, चलो हमारे साथ आ जाओ। क्या 18 महीने से जो लाडली बहनाएं थीं, वो बहना नहीं थी अभी तक? आखिर 2 महीने पहले ही लाडली बनी। ऐसा क्यों? ये सब शिक्षा व्यवस्था को कमज़ोर करने का बहुत बड़ा पॉलिटिकल मुद्दा है कि शिक्षा व्यवस्था आगे ना बढ़े। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हम लोग वर्ग 1 2023 शिक्षक बेरोजगार संघ है, और हमारा क्या है कि इस पेपर को जो प्री वाला है 1,55,000 लोगों ने दिया था, और जो 1,55,000 लोगों ने दिया है, मेंस भी पास किया है, और ये कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कहीं जुड़े हुए हैं। तो सरकार, आगामी सरकार से हमारा केवल यही निवेदन है कि यदि आगामी सरकार जो भी बनेगी तो हमें केवल आश्वासन वो दे दे कि हमारे पदों में वृद्धि करे, क्योंकि पदों में वृद्धि करने से आपने देख लिया होगा कि अभी न्यूज़पेपर में निकला था, स्टार न्यूज़पेपर में, कि 244 स्कूलों में एक भी शिक्षक नहीं है। और शिक्षक ही क्या है? हमारे देश की एक शान है, वही आगे बढ़ने में हमारा योगदान देते हैं। तो ये क्या है? ये अनर्थ हो रहा है। और 18 में आपने भर्ती देखा होगा कि ये 17,000 वैकेंसी थी वर्ग 1 में, और ये बढ़ के 26,000 हो गई है। लेकिन
जो 23 का इन्होंने एग्ज़ाम दिया है, प्री भी दिए हैं हमने, मेंस भी दिए हैं, बस इंटरव्यू बस नहीं हुआ है हमारा। इंटरव्यू होता तो IPS IAS ये होता ये। तो हमारा केवल निवेदन यही है कि हमारे फ्रेश पदों में वृद्धि की जाए, कि जिससे क्या हो कि जितने भी वर्ग 1 में चयन परीक्षार्थी हैं उनका सभी का सिलेक्शन सरकार समर्थन करे इनका। केवल हमारा इन्हीं से आपसे निवेदन है। मैम एज फैक्टर भी है इसमें मैम। जैसे कोविड एक नेचुरल डिज़ास्टर थी, इसमें क्या हुआ कि 2 से 3 साल हम लोगों के बर्बाद हो गए। ना तो कोई वैकेंसी आई, ना तो कोई किसी को इसका लाभ मिला वैकेंसी का। तो इसमें सरकार से ये मांग है कि कम से कम 3 से 5 साल एक्सटेंड कर दिए जाएं, क्योंकि 5 से 7 साल 5 साल में तो देखिए भर्तियाँ आती नहीं हैं। जब भर्तियाँ आती भी हैं तो 5 साल पूरी नहीं होती हैं, और जब चुनावी साल होता है उस साल इतनी भर्तियाँ आएंगी कि ढेर सारे डिपार्टमेंट को कंबाइन करके एक संयुक्त परीक्षा ले ली जाती है ना। तो उससे क्या होता है कि बराबर रेगुलर भर्तियाँ नहीं आती है, ना तो समय पे रिज़ल्ट आता है, जिससे कि इसका युवाओं को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। क्या नाम है आपका? नेहा शर्मा। क्या करती हैं नेहा? अभी मैं अपना घर संभालती हूँ, हाउसवाइफ हूँ, और वैसे मैं प्राइवेट सेक्टर में टीचर भी रही हूँ। आपका नाम? मेरा नाम निशी है। जी क्या करते हैं? जी, मैं प्राइवेट सेक्टर में जॉब करती हूँ एज ए इंजीनियर, और दिल्ली में जॉब करती हूँ। बाकी बॉर्न एंड बॉटम मैं रीवा से ही हूँ। अभी यहाँ कैसे आना हुआ? अभी दिवाली के छुट्टियों में आना हुआ, तो वैसे जी ज़रूर, दोनों ही रीवा में रहती हैं या आप भी बाहर? जी, मैं पिछले 3 साल से रीवा में हूँ। ये मेरी भाभी हैं। जी, तो क्या मुद्दे हैं रीवा के? आपको क्या लगता है, क्या समस्याएं हैं? कई चीज़ें हैं। देखिए मैम, डेवलपमेंट को लेके कई सारे एरियाज़ है जहाँ डेवलपमेंट होने चाहिए। काफ़ी सारी चीज़ों की व्यवस्था यहाँ बहुत अच्छी नहीं है। आप सड़कों को ले लीजिए, आप इवन छोटे जो गलियों में, मार्केट्स में हम जाते हैं, कभी कभी हमारे लिए वहाँ जाना इतना ज़्यादा मुश्किल होता है, इतना कंजस्टेड होता है सब कुछ, हमें समझ नहीं आता गाड़ी को लेके खड़े कहाँ होना है। कोई पार्किंग की व्यवस्था नहीं होती, मार्केट्स हैं तो रश बहुत ज़्यादा है, कोई मैनेजमेंट नहीं है। तो ये बहुत कहने को छोटी चीज़ है, लेकिन हमारे लिए जो डेली मार्केट जाते हैं या जो बच्चों को लेके अकेले हमें जाना होता है कई बार, तो बहुत ही अस्त व्यस्त सी सिचुएशन होती है। और भी कई सारी चीज़ें हैं, जैसे MP में वैकेंसीज़ को लेके भी इश्यूज़ चलते हैं। मैं खुद B.Ed हूँ, C.Tet क्लियर हूँ, बट आई हैव नथिंग टू डू, राइट। अगर मैं प्राइवेट सेक्टर में अच्छी सैलरी देखूँ तो वही मेरे पास ऑप्शन है, क्योंकि वैकेंसीज़ इतनी आती नहीं हैं। तो ये भी कुछ मुद्दे हैं जो मैं हाउसवाइफ के तौर पर अपनी समस्या बताऊं कि डेली लाइफ में मैं यहाँ पर छोटी छोटी चीज़ें जो समस्या देखती हूँ वो ये भी हैं। आप क्या सोचती हैं जब आप रीवा आती हैं छुट्टियों पे, तो आप कोई बदलाव देखती हैं? आपको लगता है यहाँ कोई डेवलपमेंट हो रहा है? जी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है, बिकॉज़ मैं काफ़ी टाइम से यहाँ कंटिन्यूस में लास्ट 6 ईयर से तो मैं नहीं रह रही हूँ यहाँ पे, लेकिन जब भी मैं आती हूँ तो मैं ये चीज़ ज़रूर देखती हूँ कि यहाँ पे एज अ कंस्ट्रक्शन वाइज काफ़ी एरिया में डेवलपमेंट है, रोड्स में है। बट प्रॉब्लम यहाँ थोड़ी सी है कि मेजर रिवर में डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा है, बट माइक्रो रिवर में जो ऑर्गेनाइज्ड चीज़ें होनी चाहिए, जो एक नॉर्मल इंसान की डे टू डे लाइफ में अफेक्ट करती हैं चीज़ें, और कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मैटर करती है। कि अगर आप 2 to 5 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने में मोर देन 30 मिनट्स लगा रहे हो, आप आज भी इतना ज़्यादा टाइम लग रहा है, आप ट्रैफिक में स्टक हो और इतना बड़ा हाईवे क्रॉस होता है यहाँ से, उसके बाद भी ये मिस मैनेजमेंट इन टर्म्स ऑफ पार्किंग, इन टर्म्स ऑफ गार्बेज कलेक्शन, इन टर्म्स ऑफ अरेंजिंग द पीपल इन द मार्केट, दैट इज़ वेरी वेरी टफ। एंड हम सेम टाइम में ये भी देखते हैं कि ये मुद्दे डे टू डे न्यूज़पेपर्स में, दैनिक भास्कर में, दैनिक जागरण में ये उठाए भी जाते हैं, लेकिन सिर्फ मुद्दे उठाए जा रहे हैं, उनके ऊपर कुछ काम नहीं किया जा रहा है, कोई उस पर एक्शन नहीं ले रहा है। तो बात इतनी सी है कि जब आप इतने बड़े चीज़ों में डेवलपमेंट की तरफ फोकस कर रहे हैं, तो सेम टाइम में आपको माइक्रो लेवल में जो नॉर्मल इंसान की डे टू डे लाइफ में बहुत ज़्यादा मेजर इफेक्ट करते हैं, उसको भी कंसिडर करना चाहिए। थैंक यू सो मच यहाँ आने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। तो ये रीवा के कुछ लोग थे, कुछ बेरोज़गारी संघ से जुड़े हुए लोग थे, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स थे जो भर्ती ना आने के कारण या भर्ती में डिले होने के कारण या घोटाले होने के कारण परेशान थे, जिन्होंने अपनी बात रखी। अब इस बातचीत पर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। 17 तारीख को मध्य प्रदेश में वोटिंग है, तब तक हम अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में जाएंगे, वहाँ के मुद्दे, वहाँ के लोगों से बात करके उनके इश्यूज़ कवर करने की कोशिश करेंगे। कैमरे के पीछे मेरे साथी विजय हैं, मेरा नाम सोनल है। आप ललन टॉप देखते रहिए और अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताइएगा। शुक्रिया।